हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमने स्टार्ट किया है एक 15 डेज का प्लेज और हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, और जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चों के इस बार जो मार्क्स है वो 300 प्लस जाए। या जो बच्चे डर के बैठे हैं कि उनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो पूरी तैयारी आपको इस चैनल पे मैं कराऊंगा। 15वें दिन का जो हमारे जो 15 दिन है इसके प्लेज का, आज है हमारा पहला दिन। और पहले दिन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जैसा कि आपको टॉपिक पे तो दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं क्या कराऊंगा जरा ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है आपके पेपर का। दूसरा हम जो करेंगे आज कंपनीज एक्ट के पूरा कंपनीज एक्ट आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, एक एक क्वेश्चंस का उसका एक्सप्लेनेशन प्लस एक भी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का जो आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उसके अलावा आपके पेपर में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी सारे बच्चों से मैंने बोला था कि आप अपनी अटेंडेंस नीचे लगा दीजिएगा, तो मुझे काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया है। उसमें मैं एक दो बच्चों के नाम बता देता हूं। जैसे भावी ने कमेंट किया है, उसके बाद राम राजीव है, पल्लव कुमार है और अतुल है हमारे पास, और यूजर BQ8 है, नाम मुझे आपका पता नहीं चल रहा है। वैसे पाल है, सिमरन पाल है, PAD है, CA मोटिवेशन चैनल है, यूजर VV8 है। तो यूजर वगैरह के मुझे नाम नहीं पता चल रहे, आप अगली बार नाम भी बता देना ताकि मुझे पता चले। जैसे TTYYGY, यूजर BG9, अजीब अजीब से आपके नाम इसमें मुझे शो हो रहे हैं। तो अब मैं आपका स्टार्ट करता हूं आज पहला दिन, जो कि आज है आपका पहला दिन 15 डेज प्लेज चैलेंज का। जरूरी नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो आएगी। जब जब मुझे जो जो टॉपिक जरूरी लगेंगे आपके एग्जाम के लिए, एक दिन में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकती हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे मैं आज की जो वीडियो दे रहा हूं आपको, वो है कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन की डिस्कशन की। अगली वीडियो आपको जैसी भी लगे ये वीडियो, पहली चीज तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये चीज कैसी लगी, क्या ये चीज हेल्पफुल है या नहीं। और अगले वीडियो पे मैं आपको कम्युनिटी चैनल पे ऑप्शन डालूंगा कि पार्टनरशिप एक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन बैंक चाहिए, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट के क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर पहले आप चाहते हैं कि एक्ट के रिवीजन लेक्चर्स आए उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक आए। तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा सही रहेगी। मैं आता हूं आपके सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर। आपका जो पैटर्न है एग्जाम का, यही फॉलो सालों से किया जा रहा है, और यही पैटर्न आपका अगले दिसंबर 2023 के एग्जाम में भी किया जाएगा। पैटर्न क्या है जरा इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ए का जो पार्ट है आपका, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा और हमेशा केस स्टडी ही आएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, और केस स्टडी इसमें ज्यादातर कभी इजी भी दे सकते हैं, कभी डिफिकल्ट भी, वो सारी आगे डिस्कस की जाएंगी। मार्क्स है आपके इसके अंदर 4। नेक्स्ट आएगा आपको क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से, ये भी पेपर केस स्टडी होगा। आप पास्ट ईयर के सभी पेपर को एनालाइज करके खुद भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। ये भी 4 नंबर का होगा। और लास्ट आएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट। इसका मतलब आप इस चीज से क्या ले सकते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे होंगे, तो इसका मतलब आप पूरे 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे लॉ का। एक बार को आप LLP छोड़ के चले जाओगे, फिर भी आप क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ दोगे, तो भी आपका 60 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन तीनों एक्ट में से कोई एक्ट छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं और आप कंपलसरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट आएगी थ्योरी। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो मैं आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमेशा आपका LLP का क्वेश्चन आता है, और LLP का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। टॉपिक्स आपको पता ही चल जाएंगे आगे जाके सभी क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आने हैं। पार्टनरशिप एक्ट का थर्ड का A आएगा। नेक्स्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी आएगी जो थर्ड के B पार्ट में आएगी। फोर्थ में आ जाएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में थ्योरी क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप एक्ट की केस स्टडी आएगी, और दोनों ही आएंगे आपके 6-6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, मैं कराऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट की केस स्टडी आएगी आपके 5th क्वेश्चन में, वो भी 6 नंबर की होगी। कंपनीज एक्ट की फिर से थ्योरी आएगी। अब 5th का जो B पार्ट है वो थ्योरी क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन पेपर में मैच कर सकते हैं इसको। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा, जो कि है 5 नंबर की थ्योरी। पार्टनरशिप एक्ट से थ्योरी आएगी 4 नंबर की, और कंपनीज एक्ट से 3 नंबर की एक बड़ी सी केस स्टडी आएगी। हालांकि इनमें भी केस स्टडी दे सकते हैं, लास्ट वाले पेपर में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट के, वो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। इसी पेपर पैटर्न पर आपका जो पेपर आने वाला है वो होगा। तो ये पेपर पैटर्न प्लस जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन बैंक है, वो आपको PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो का जो अगला हिस्सा होगा, जो आपको जो क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करा रहा हूं बच्चों को, वो वाला पार्ट होगा। तो वीडियो के आगे अब आप कंपनीज एक्ट के सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। वीडियो को जब कंप्लीट कर लीजिएगा आप, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जरूर बताइए कि हम यहां से तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे, और अगले टॉपिक्स रिवीजन पहले होने चाहिए या क्वेश्चन बैंक ही आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच। अब अगले पार्ट में आप देखिए कंपनीज एक्ट का सॉल्यूशन। नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, आज की सभा में हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन बैंक। एक ही PDF के अंदर हमने सभी एग्जाम के पेपर के जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे वो लगाए हुए हैं। हम क्या करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है। मई 2018 से जाएंगे हम। मई 2018 का मतलब जब पहली बार पेपर आया था, सभी के हमारे पास सजेस्टेड आंसर्स हैं।
हमें क्या लगता है आंसर में क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इट इज़ इररिलेवेंट। आपको ये देखना है कि जो हम सोच रहे हैं आंसर लिखने वाला, क्या इंस्टीट्यूट का और हमारा आंसर आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारे कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं या नहीं। अब क्योंकि हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं तो मैं आपसे बीच बीच में कीवर्ड्स पूछता रहूँगा और आंसर फ्रेम कैसे करना है। अगर कोई आंसर इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको साथ साथ कि कैसे आंसर होना चाहिए। पहली चीज़ समझ में। दूसरी चीज़, आज की सभा में जो भी डिस्कस होगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका नवंबर 2023 के पेपर में। चीज़ लिख लीजिएगा और मेरे से साइन करा लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वेदर थ्योरी और केस स्टडी भी, उससे बाहर नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद पेपर पैटर्न पता है आपको, कंपनीज एक्ट का क्या होता है, बताइए पेपर पैटर्न क्या है। पहला क्वेश्चन कहाँ से आता है बताओ ज़रा। BCR, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट और सिक्स क्वेश्चन का सी पार्ट पता होना चाहिए आपको। आपका पेपर है नलायको। सेकंड का बी भी कुछ नहीं है। फर्स्ट का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। फिर उसके बाद चलो फिफ्थ पे, फिफ्थ का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। और सिक्स्थ का कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। ये आपका पेपर है, एनालिसिस करके दिया है नालायकों को, तब भी याद नहीं है। इतने केयरलेस हैं बच्चे। चलो हम वापस आते हैं। मई 2018 में पेपर आया और हमें सीधा सीधा अपने वाले आंसर से मतलब है। आप बताइएगा पहली चीज़ तो कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या क्या। रवि प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो किए हैं कितने? 5 करोड़ रुपए। कौन सी कंपनी से? मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। दिस डेप्ट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी। ये जो डेट है ये अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी है। इसका मतलब क्या है? या तो लोन लेने के प्रोसीजर ही अल्ट्रा वायर्स होगा या फिर कोई 5 करोड़ से कम अमाउंट उन्होंने स्पेसिफाई कर रखी होगी। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेट। आंसर इज नो। आगे, स्टेट द रेमेडी अवेलेबल इफ एनी टू द मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। इस क्वेश्चन से, इस लाइन से वो आपके मार्क्स काटेंगे कि इस लाइन में आप क्या लिखते हैं। तो अगर आप इन जनरल रीडिंग कराएंगे तो आप क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर्स द ट्रांजैक्शन है विच अल्ट्रा वायर्स द कंपनी विच इज नल एंड वॉइड विद नो लीगल इफेक्ट एंड कंपनी इज नॉट बाइंडिंग। कंपनी विल नॉट बी बाउंड टू पे द अमाउंट, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। क्या ये बात समझ में है? फिर आप नीचे थोड़ी सी इंग्लिश में बता भी देंगे कि अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, नाइदर द कंपनी कैन स्यू और कैन बी स्यूड ऑन अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन। ये सारी चीजें आप बता चुके होंगे, थ्योरेटिकल आपको पता है। प्रॉब्लम ये है उसने ये लिख दिया स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। जिसने लोन दिया है क्या उसको कोई रेमेडी अवेलेबल है? तो बताइए रेमेडी अवेलेबल है या नहीं। इसमें आपके दो के अजम्पशन पॉसिबल हो सकते हैं। पहली चीज, अगर कंपनी ऑथराइज्ड ही नहीं थी लोन लेने के लिए तो उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं। क्या अभी तक जनरली हमने ऐसा देखा है या कोई अमाउंट स्पेसिफाई होती? क्या देखा है आपने? बताइए। अमाउंट स्पेसिफाई हो तो दूसरी अजम्पशन क्या पॉसिबल होगी कि मेमोरेंडम के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज को बताता है हमारे, उसके अंदर एक अमाउंट स्पेसिफाइड होगी जो कि 5 करोड़ से कम है। तो अगर इफ एनी रेमेडी अवेलेबल है तो आप ये बोलेंगे कि विच एवर अमाउंट इज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, जो मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड है कैन स्यू फॉर दिस अमाउंट ओनली। दो अजम्पशन पॉसिबल समझ आई आपको? तो आपको क्या लगता है कौन सी अजम्पशन पे आंसर लिखना चाहिए था? दोनों पे नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन है सेकंड वाली अजम्पशन, क्योंकि जनरली हमने देखा कि कंपनीज आर ऑथराइज्ड टू टेक लोन। ये तो नॉर्मल यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो आप ये बताएंगे कि आपने बता दिया है अल्ट्रा वायर्स द ट्रांजैक्शन है, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, लेकिन इसी को स्पेसिफाइड लिमिट होगी जो कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी होगी। तो जो भी लिमिट ऑब्जेक्ट क्लॉज में एमओए के अंदर लिखी हुई है उस लिमिट तक वो पैसे मांग सकते हैं। अब वो लिमिट कौन सी हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? तो अब लिखेंगे क्या इस क्वेश्चन में, ये बताइए। सबसे पहले आप समझा देंगे अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन होती क्या है। अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बता देंगे कि क्या होता है। नल एंड वॉइड होता है। कंपनी, नाइदर द कंपनी कैन स्यू और कंपनी कैन नॉट बी स्यूड ऑन सच अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन। अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन में बताएंगे अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच अल्ट्रा वायर द डायरेक्टर्स एज वेल एज द कंपनी। ये सारी बातें आप क्वेश्चन से पढ़ के नहीं बता रहे हो, ये सारी बातें आप प्रोविजन बता रहे हो। इन द गिवन केस, क्योंकि मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड ने जो लोन दिया है वो कौन सी कंपनी का? रवि प्राइवेट लिमिटेड का अल्ट्रा वायर्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सच अ केस सच ट्रांजैक्शन विल बी वॉइड। अब आते हैं कि क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है? यस, रेमेडी अवेलेबल है। अमाउंट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, जो कि उन्होंने किया होगा, अप टू सच अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाय मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। ये आंसर आपका होना चाहिए। तो प्रोविजन आपको एज इट इज लिखना है बिना किसी डिस्कशन के। इन द गिवन केस में आपको बता दें, इन द गिवन केस इसका 2 से 3 लाइन का होगा, ज़्यादा है ही नहीं। फिर कंक्लूजन आप बता देंगे और फिर रेमेडी बता देंगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपके दिमाग में आंसर राइटिंग फ्रेम हुई? आगे बस अब उन्होंने कैसे लिखा है अब ये देख लेते हैं। ये आंसर्स हैं सजेस्टेड आंसर, जो कि इंस्टीट्यूट हटा देता है।
देखिए, उनकी आंसर राइटिंग किसी भी तरीके से शुरू हो सकती है। वो फैक्ट्स पहले बता सकते हैं, प्रोविजन बीच में बता सकते हैं, कंक्लूजन मैंने आपको क्या समझाया, पहले क्या बताओगे आप, प्रोविजन, ताकि जो कंक्लूजन अगर आपका गलत है तो फिर भी प्रोविजन के मार्क्स मिल जाएंगे। इन्होंने फैक्ट्स यहां पर बताना शुरू कर दिया, कंक्लूजन यहां से देना शुरू कर दिया, तो इनकेस आपके प्रोविजन सही है लेकिन कंक्लूजन गलत है तो यहीं से क्वेश्चन कटना शुरू हो जाएगा। तो क्या बताना है आपको, पहले प्रोविजन। एज पर द फैक्ट्स गिवन, रवि प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो किए हैं कितने, 5 करोड़, कहां से, मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड से। द डेट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी विच सिग्निफाइज दैट रवि प्राइवेट लिमिटेड। आप ये सोचना कि आप आंसर में कौन कौन से कीवर्ड लिखने वाले थे और क्या इसके अंदर वो सारे कीवर्ड्स हैं, बस कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपको। तो ये तो फैक्ट्स इन द गिवन केस है। बोरोड द अमाउंट विच इज बियॉन्ड द एक्सप्रेसिफाइड लिमिट इन द मेमोरेंडम, तो इसका मतलब कौन सी अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की लिमिट है ही नहीं या लिमिट है, सेकंड वाली अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मतलब वो क्या करें कि लिमिट होगी कोई ना कोई। दिस एक्ट ऑफ द कंपनी कैन बी सेड टू बी नल एंड वॉइड, क्या हम भी लिखने वाले थे ये कीवर्ड नल एंड वॉइड वाला। द कंसिक्वेंसेज एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली फॉर द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो द कंपनी इज होली वॉइड। क्या ये हमारे आंसर राइटिंग में था, आंसर इज यस। एंड इन ऑपरेटिव इन लॉ देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, बाइंडिंग वाली बात भी हम बताने वाले थे। तो ये कीवर्ड मैच हो गया हमारा, ये सजेस्टेड आंसर को मैच करने की टेक्निक है। सो is being the act void in nature, there having no existence of the contract between the Ravi Private Limited and Mudra, therefore the company Ravi Private Limited is liable to pay this amount up to the limit prescribed in MOA। ये है assumption नंबर सेकंड, और जनरली ऐसा ही होता है और ये सही assumption थी। अब रेमेडी अवेलेबल है, जब हमने assumption फॉलो की है कि कोई ना कोई लिमिट होगी तो इसका मतलब क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है, आंसर इज यस। हालांकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता था, बताओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई विदाउट लीगल इफेक्ट होता है और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इसमें है। देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड और ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन नॉर इट कैन स्यू। क्या ये हमारे आंसर फ्रेमिंग में थे, यस, लेकिन ये सारी बातें हमारे प्रोविजन के अंदर थी जो हम पहले ही बता देंगे। क्या ये बात समझ में आई? आगे, सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, अब वो बता रहे हैं कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए थी, पब्लिक डॉक्यूमेंट थी। क्या ये बात समझ में आई? तो जो हमारे इंडोर मैनेजमेंट में प्रोविजन था, द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर सपोज्ड टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स अबाउट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एंड नॉलेज ऑफ एमओए। क्या हम उसे अल्ट्रा वायर्स में भी लिख सकते हैं, आंसर इज यस। अल्ट्रा वायर्स का ही तो पॉइंट है, हाउएवर से शुरू होता है इंडोर मैनेजमेंट। तो क्या ये बात समझ में? तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पर, इट इज ओपन टू द पब्लिक फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर अ कंपनी विच डील्स विद द अदर इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ कंपनी। अगर आप 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो आपको यहाँ पर बस लिखना है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एप्लीकेबल। याद है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या यही बातें बताता है, आंसर इज यस, कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो जाता है किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि एक एमओए है। सो अब आते हैं यहाँ पर रेमेडी अवेलेबल। मैंने क्या कहा था आपको, रेमेडी से ही मार्क्स कटने वाले थे, और देखो रेमेडी में उन्होंने कितने डाटा ऐड कर दिया है, इसी से वो 4 नंबर के 2-1 देते हैं। सो मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड कैन क्लेम फॉर द अमाउंट विद इन एक्सप्रेसिफाइड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम। यहाँ से आप अपने आंसर बता सकते। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। क्या अजम्पशन थी कि मेमोरेंडम में लिमिट है, मना नहीं था उन्हें लोन लेना, और जो कि एक सही लॉजिकल रैशनल अजम्पशन थी। बात समझ में आ गई? अब आप इस आंसर को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में बात यही रह जाएगी, क्या आपको अल्ट्रा वायर्स याद है या नहीं। क्वेश्चन कैसा भी सही, क्या किस चीज पे आंसर डिपेंड करता है कि आपको अल्ट्रा वायर्स का प्रोविजन याद है या नहीं। वो अच्छे से लिखा होगा तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे से नहीं लिखा होगा तो कितने भी कंक्लूजन में जज बन जाना, कुछ नहीं होता उससे। क्या ये बात समझ में? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। अब आते हैं सीधा 5th क्वेश्चन के कौन से पार्ट पे, फिर से बी पार्ट पे। देखिए, आप पहले लिख लीजिए May 18 फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट की नई चीज। आप बाद में पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करेंगे ना। जल्दी से जल्दी करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ फटाफट से, सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं हमें। लिखिए May 18 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी पार्ट, जो न्यू पॉइंट है बस वही बता रहा हूँ मैं। अज्यूमिंग there is a limit of amount of loan, there is a prescribed, ऐसे लिखना, there is a prescribed limit। ये आंसर में नहीं लिखना आपको, ये नई चीज बता रहा हूं मैं जिसके बेस पे आप आंसर लिखेंगे। prescribed limit for the company to obtain loan, which would have been specified in MOA।
वुड हैव बीन स्पेसिफाइड इन MOA। उसके बाद नीचे लिखिए MOA, उसके सामने लिखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसके सामने लिखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बातें नहीं ऐड होनी थी इस आंसर में। अगली वाली बात समझ आई जो बताया मैंने? पहले लिखना है आपको MOA, उसके बाद लिखना है पब्लिक डॉक्यूमेंट और उसके सामने लिखना है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। 4 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बात लिख के बस खत्म कर देना था। 6 नंबर का होता तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते। समझ में आ गई बात? ये एक क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे। डिफाइन किसको करना है हमें? OPC एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं करना है हमें। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू NPO सेक्शन अंडर सेक्शन 8 और अ प्राइवेट कंपनी? बताइए OPC की कन्वर्जन। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा OPC को कन्वर्ट करना, कन्वर्जन वाला जो पार्ट है वो अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। पहले होता था कि कम से कम OPC को 2 साल तक काम करना है, उसके बाद किसी अदर फॉर्म में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। हाउएवर अगर 2 साल के अंदर अंदर उसकी जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख को क्रॉस कर जाए या एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करा सकता है अगर वो चाहे तो। पहले समझ में है? पहले क्या होता था कि 2 साल तक पहले OPC चलाओ, उसके बाद किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर इन 2 सालों के दौरान ही आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से क्रॉस कर जाए या आपके जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स है या टर्नओवर है वो कितने चले जाएं? 2 करोड़ से ज़्यादा। अब ये आपके सिलेबस से हट गया तो मैं OPC वाला आंसर दिखाऊंगा बस आपको। ये देखिए OPC में कौन सी वाली डेफिनेशन लिखी उन्होंने? 262 वाली। कौन सी वाली थी? जो हमने पहले लिखी थी या नीचे लिखी थी? जो पहले लिखी थी। OPC कैन बी डिफाइंड एज अ कंपनी इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। खत्म होगी। क्या डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है और सेक्शन लिखना जरूरी होता है? यस, तभी उन्होंने सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है। आपके बाकी किसी भी एक्ट के आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कंपनीज एक्ट की है। रीजन बीइंग कि कंपनीज एक्ट इंटर में भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंटर में भी, तो इन दोनों के आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये बात समझ में? और यही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता होगा आपको भी गलती से, एज कम्पेयर टू अदर एक्ट्स। कंपनीज तो लगता ही होगा कम से कम, और कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन हमेशा याद होंगे आपको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, मान सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो रूल्स रिगार्डिंग क्या है कि इनके पास 1 पर्सन होना चाहिए। मेमोरेंडम इंडिकेट करेगा उसका नाम, कैपेसिटी वगैरह सारी चीज़ें, अदर पर्सन का भी नाम लिखेंगे। राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, क्या सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में लिखी हुई है हमने। आंसर इज यस। मेंबर जो है एनी टाइम चेंज कर सकते हैं और इट शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड चेंज इन MOA, ये भी बात हमने लिखी हुई है। आगे एनी सच चेंज वाली बात है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। और यहाँ पर नोट लेस देन कितना है? 182 डेज। आगे ये नो पर्सन शैल बी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट OPC और बिकम अ मेंबर इन सच OPC, ये पता है। नो पर्सन शैल बी बिकम मेंबर, ये भी हो गया। अब ये कन्वर्जन वाला पॉइंट हो गया कि अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड, ये वाली जो बात है अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि है क्या चीज़। क्या ये बात समझ आती है? पक्का हटा सकते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। आगे चलते हैं। 6th कहाँ चला गया? 6th क्वेश्चन का C पार्ट, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और सीधा सीधा कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। अब आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप? कि आप थोड़ा सा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताना चाहते हैं, सीधा सीधा आंसर लिखना चाहते हैं? डिपेंड करता है आप उस समय एग्जाम में कितने समय से पीछे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अगर आप समय से आगे चल रहे हैं, आपको पता है आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप लिख दीजिए थोड़ा सा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है और जो हम नीचे बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप लिमिटेशन का मतलब बता दीजिए। लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंप्लाइज दैट आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी शैल बी पनिशेबल एंड कंपनी शुड बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या ये बात समझ में आई? लिख लीजिए इस लाइन को, या लिख लोगे? लिख लोगे या लिखवा दूं? लिख लोगे। समझ आया ये बात? तो इसको लिख लीजिए पहले कि किसका लिखना है। May 18 के 6th क्वेश्चन के C पार्ट में आपको ये बात लिखनी है। मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हालांकि अगर आप लॉ के कंटेक्स्ट से पूछेंगे तो उसने जो बोला है उसे लिख दीजिए चुपचाप, 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना। ये सारे आंसर्स आप लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे OPC वाला प्रोविजन है तो आपने लिख के देख रखा होगा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जाके भी OPC कई बार आया होगा तो एक बार लिख लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। आगे अब इसके एक बार आंसर पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की अपनी खुद की लिमिटेशन, दैट इज टू से इट इज इनकेपेबल ऑफ इन द फॉलोइंग केसेस। इससे ज़्यादा अच्छी बात हम लिख देते,
उन्होंने कहा ये वाले केसेस में अप्लाई नहीं होता। हमने बता देना अप्लाई का मतलब क्या है, ये बताया हमने, और ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल पॉइंट है, एक्चुअल, सस्पिशन और फॉर्जरी। और आप एक्सप्लेनेशन भी खुद से पढ़ सकते हैं, सारे सजेस्टेड आंसर मैं शेयर करूंगा आपसे, आप अपने नोट से मैच करिएगा और जिस भी पॉइंट में कमी लगे मुझे बताइए और खुद से ठीक करिए। बात समझ आती है आपको? ये पहला पेपर डिस्कस किया हमने मई 18 का। अब आते हैं सेकंड पेपर पे, नवंबर 18 का बी पार्ट। जो सेक्शन 8 कंपनी वाली बातें हैं मैं आपको दोबारा से बता दूं और आप लिख लेना। सेक्शन 8 कंपनी की आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए। बहुत सारे प्रोविजन है और उसके क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्या ये बात, मैंने तो आपको एक ही प्रोविजन में समझा दिया सारी चीज़ें कि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है नहीं, नाम के सामने क्या लगाना है क्या नहीं, पावर फॉर इश्यू ऑफ लाइसेंस किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट कर दिया और अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो क्या होता है। ये हमने एक प्रोविजन पढ़ा है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, तो हमें आंसर राइटिंग उसी के हिसाब से करनी है। हम आ गए बी पॉइंट पे। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट अर्नड huge profits during the financial year on 31st March due to some favorable policies declared by the government of India and implemented by the company. Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute the dividend to the members. Are these companies restricted or prohibited? Prohibited on declaration of dividend because they are section 8 companies और clearly specify करता है कि these are prohibited on declaration of dividend. They approach you to advise them about the maximum amount of dividend. बता सकते हो ये बात क्या है maximum amount वाली? maximum amount पूछा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्या है आपको जुमला है। कई बच्चे होते हैं ना कि ढंग से तैयारी नहीं करके जाते लेकिन क्वेश्चन से ही आंसर बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो उससे दिक्कत आती है आगे। डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट, एग्जामिन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एडवाइज द मेंबर्स अकॉर्डिंगली। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब मेरी बात ये समझ नहीं आ रही कि मैं सेक्शन 8 कंपनी को डिफाइन कर दूं, डिविडेंड वाली बात बता दूं, इन द गिवन केस लिख दूं और कंक्लूजन लिख दूं। क्या ये 4 नंबर के लिए ठीक है? मैं पूरी राम कथा लिख दूं सेक्शन 8 कंपनी के? क्या लगता है आपको? सेक्शन 8 कंपनी की जो डेफिनेशन है, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स रिलीजन वाली बात आप लिख देंगे। फिर आप एक पॉइंट बताएंगे कौन सा वाला, डिविडेंड की प्रोहिबिशन वाले, कि आप उसे नहीं कर सकते इन द गिवन केस। क्या बात समझ? यही आंसर फ्रेमिंग आपके दिमाग में भी है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार वो क्या चाहते थे हमसे। इसे बोलते हैं घटिया आंसर, गधों वाला आंसर है, गधों वाला। और खुद के सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है, इसका मतलब सब बच्चा लिख देना, इसका खून कर दे बच्चे का वहीं पेपर में, 0 मार्क्स। ये कोई तरीका आंसर लिखने का? आप बताइए। 4 नंबर में 4 नंबर दे देंगे आपको लगता है? ये आधा नंबर भी नहीं देंगे ऐसे आंसर लिखने पे। अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। द कंपनी इज क्वेश्चन इन द सेक्शन 8 हेंस इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, दस द कंटेंशन ऑफ द मेंबर इज इनकरेक्ट। ये टू द पॉइंट आंसर, लेकिन इसके मार्क्स नहीं है। क्या ये बात समझ में? आपको बस क्या ऐड करना है बताना जरा, यही तो लिखने वाले थे हम। ऐड क्या करना है? सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, बात खत्म। हमने भी कोई आपसे रिलेवेंट पॉइंट थोड़ी ना ऐड कराए, बस सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है कि उनको वही काम करना होता है, अपने प्रॉफिट्स को या तो जो हमने ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उसको या उनकी फर्दरेंस में अप्लाई करना होता है अपने प्रॉफिट्स को। क्या ये बात समझ में आती है? जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम, जो कि है 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। अब याद रहेगा, फर्स्ट का बी, 5th का बी, 6th का सी। क्या ये बदलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है 12th से ज़्यादा आसान है, बताओ क्यों? आपको पता है 12th में कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आना है, हालांकि वहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन 12th लेवल पे सिखाया नहीं जाता, वहाँ सिखाया जाता है सब कुछ पढ़ो। यहाँ पर क्या कहता है, सब कुछ पढ़ो और प्लस पेपर पैटर्न भी जानो, तब बात काम आएगी। यहाँ पर पढ़िए। तो आप बताइए फिर कितने मार्क्स का आता है आपके में कंपनी लॉ? कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का? 13 मार्क्स का आता है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आप 10 नंबर का अटेम्प्ट करने वाले हैं या 7। कैसे पता चलेगा? एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पहला 4 नंबर का, तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 7 का आया आपके में कंपनीज एक्ट, और 4 और 6 का बनाओगे तो 10 का आया आपके में। और वो क्वेश्चन बताया कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते थे। There are cases when the company law disregard the principle of corporate personality that the company is legally entitled to distinct from its shareholders और member elucidate का मतलब समझाइए, और कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स। अब आप क्या कहते हैं बताइए? सीधा सीधा आंसर लिख दें इसके कि कब डिसरिगार्ड कर दी जाती है, या एक बार थोड़ा सा मीनिंग बनता है? किसका? कॉर्पोरेट व्हील का, उसकी मीनिंग का, और सेलमन वर्सेस सेलमन का।
क्या ये बात समझ आती है आपको? फिर मैंने कल आपको कुछ चीजें सिखाई थी इसमें कि अगर रबर वाला जो केस था, वर्कमैन ऑफ रबर वाला, वो किसके केस में अप्लाई होता है? वो बोनस वाले केस में। फिर एक और बताया था मैंने आपको, लॉजिक बताइए किसका? दिंगशो मानेजिट पैटेट किस में था? रिवेन्यू में। टैक्स वाला कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला। ये सब केस लो मैंने बताए आपको। क्या ये केस लो लिखना जरूरी होते हैं? इंटर लेवल पे जरूरी होते हैं, फाउंडेशन लेवल पे जरूरी नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप फाउंडेशन लेवल पे याद नहीं कर पा रहे तो इंटर पे क्या कर पाओगे? तो लिखना है। आपको कोई ऑप्शन बताया गया है? नहीं, तो आपको लिखना है, बात खत्म। आपके लिए कंपलसरी। पहला क्या है? कॉर्पोरेट व्हील, इसके बारे में मीनिंग बताई, लिफ्टिंग की मीनिंग बताई, और उसके बाद ये सारे केसेस बता दिए गए। क्या केसेस बता दिए गए? उसमें उन्होंने केस लॉ नहीं बताया, मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया। आप इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? लेकिन फिर भी सुनना ज़रा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझ लीजिएगा। कई बार मान लीजिए आपके पास समय कम और आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा प्रोविजन काटना चाहते हैं उसमें से, उससे अच्छा है कि आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कि कल को अगर हमें प्रोविजन लिखना है तो हम जो शॉर्ट में लिख सकते हैं वो केसेस जो एक्सेप्शन वाले हैं, लिफ्टिंग वाले, उनको शॉर्ट में लिख सकते हैं, उनकी मीनिंग को शॉर्ट में नहीं लिख सकते कि लिफ्टिंग का मतलब क्या है या कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है। नहीं, ये बात समझ आपको? आगे बात, तो उनको अच्छे तरीके से समझाइए और इनको बस केसेस बता दीजिए कौन कौन से केसेस में है। समझ आ गई बात? तो लिख लीजिए इसको, आंसर नवंबर 18 का। हाँ, जनरली बच्चे इसका ऑपोजिट करते हैं, एक एक लाइन में लिख देते हैं और वो है, तो ऐसा ही आप करने वाले थे। लेकिन अब हमने इंस्टीट्यूट क्या चाहता है हमसे वो देख लिया है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नवंबर 18 के 5th क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। मीनिंग और लिफ्टिंग की मीनिंग तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन जो शॉर्ट वाला आंसर है इसका पार्ट एक बार काट के अपने कॉपी में लिखेंगे कि हाँ इसमें भी लिफ्टिंग के केसेस समझाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आए फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो 6 मार्क्स में होना चाहिए था वो 3 नंबर में है, सी पार्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस चीज़ का है। एक्स ने परचेज किए हैं गुड्स किससे? एबीसी लिमिटेड से। किस तरीके से खरीदते हैं? उधार पे। क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ वाज अलाउड बिफोर द ड्यू डेट। वो कंपनी में चला गया और वो रीपे करना चाहता था, वहां पर वो व्यक्ति नहीं मिला होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? इंडोर मैनेजमेंट। अब इस इंडोर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में एक जुमला भी छुपा हुआ है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं भी आपका दिमाग कंफ्यूज करूंगा उसमें। देखना, he found only Mr. Z there who was the factory supervisor of the company. Mr. Z told Mr. X that the accountant and cashier were on leave and he is in charge of the receiving money and may pay the amount. Mr. Z issued the money receipt under his signature. ये वाली जो लाइन है इससे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। Z है, कंपनी के अंदर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर है, पैसे लिए और रिसिप्ट अपने नाम पे इशू कर दी। आप फीस पे करने आए, आपने कहा सर रिसिप्ट दो, मैंने अपने नाम पे रिसिप्ट दे दिया आपको, अपने नाम की। तो रिसिप्ट केडीसी के नाम की होनी चाहिए या अपने नाम की होनी चाहिए? तो बताइए, हम होनी चाहिए। तो बताइए सस्पिशन वाला केस है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये वाला केस सस्पिशन वाला, और सीधा सीधा इंडोर मैनेजमेंट का है। और हम जिसको पैसे देकर आए हैं वो कंपनी को बिलोंग करता है, बाहर का व्यक्ति नहीं है। तो इंटरनल मैनेजमेंट है और पूरे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बत मैंने घुमाया घूम गए, मैंने क्या बोला? अपने सिग्नेचर में दिया है उसने, अपने सिग्नेचर में। तो जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है, सुना जरा ध्यान से, उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपनी के ऑफर लेटर पे या कंपनी के लेटर हेड पे नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला? जिस व्यक्ति ने पैसे लिए उस व्यक्ति ने साइन भी किए, सुपरवाइजर। वो आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात। कंपनी में वो कहाँ का व्यक्ति है? मैं पैसे देने आया हूं, वो व्यक्ति बाहर का है कंपनी का है? कंपनी का। पहले ये चीज समझ आई आपको? उस व्यक्ति जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसने अपने साइन भी करके दिए कि हाँ मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं तुमसे पैसे ले रहा हूं। तो आउटसाइडर को इससे ज्यादा क्या नॉलेज होनी चाहिए? ये जो वर्ड है ये जानबूझ के उन्होंने लिखा है कि भाई साहब अपने सिग्नेचर। अरे भाई वो रिसीव कर रहा है तो उसकी मदर थोड़ी साइन करेगी आके? जब वही रिसीव कर रहा है तो वही साइन करके देगा ना। हमारे यहां पर कोई भी पैसा रिसीव करेगा तो कौन साइन करके देगा? जो रिसीव कर रहा है।
तो किसी भी केस स्टडी में वो आपसे घुमाना चाहेंगे और आप घूम जाएंगे। नहीं ये बात समझ में? तो बड़ा सा गहन मुद्दा सा था ये। अब आगे चलते हैं। आफ्टर 2 months मैसेज एबीसी लिमिटेड ने इशू किया नोटिस एक्स को नॉन पेमेंट के लिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन्फॉर्ड कंपनी ऑलरेडी क्लियर दिस ड्यूज एंड नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही ऑल्सो कंटेंट द मिस्टर जेड जो है, मना करने के साथ साथ उसने क्या कहा, जेड जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है। तो मैंने कुछ गलती थोड़ी की है, कंपनी के व्यक्ति को ही तो पैसे दे के आया हूँ। ऑफ द कंपनी to whom he had made the payment and being an outsider he trusted the words of the Mr. Z as duty distribution is a job of internal management of the company। कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, मैं थोड़ी देखूंगा आपके यहाँ पर क्या है। मैं आपकी कंपनी में पैसे देने आया हूँ, मुझे कोई व्यक्ति मिला, मैंने पैसे दिए, मुझे किसी की पोस्ट से क्या लेना देना। देखो मैं आपके यहाँ पर पैसे देने आया और वहां पर कैशियर नहीं है, तो मैं किसी को तो पैसे दे के जाऊंगा ना। वॉचमैन तो देखो वर्ड नहीं लिखा है, नहीं है तो आप किसी को तो पैसे दे के जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो बताइए क्या अजम्पशन पॉसिबल होनी चाहिए इसके अंदर? सस्पिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर वो यहाँ पर लिख देना कंपनी में उस समय कोई नहीं है, तो मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊंगा कि सस्पिशन होना चाहिए। क्या उन्होंने क्या बोला, कंपनी में कोई भी नहीं है या सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं है, या कैशियर और अकाउंटेंट नहीं है, इसलिए वो आपसे पैसे मांग। तो सस्पिशन कब होगा भाई? कंपनी चल रही है, मैं पैसे देने गया, उन्होंने कहा आज वो छुट्टी पे, आज पैसे हमें। ऐसे ही होता है, अगर कोई छुट्टी पे होता है तो क्या कंपनी पैसे लेना बंद कर देती है? नहीं, किसी और की ड्यूटी लग जाती है उस पर। अगर आप किसी बैंक में जाएं और बैंक का कैशियर छुट्टी पे है तो सिर्फ कैशियर ही अवेलेबल होता है या दूसरा वाला भी बैठ जाता है? दूसरा वाला भी बैठ जाता है, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मना करके आता नहीं यहाँ पर तो दूसरा बैठता था, तुम तो कोई और हो। नहीं, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कंपनी में कोई नहीं होता उस समय पर, कंपनी में अनयूजुअल चीजें दिखाई दे रही हैं, एक भी व्यक्ति नहीं है, अकेला बैठा है, अब बताओ सस्पिशन कब होना चाहिए? सेकंड वाले केस में। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? सीधा साधा आंसर होना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट का है भाई साहब, तुम्हारा इंटरनल मैटर है, कौन पैसे ले रहा क्या है। मैं तो तुम्हारी कंपनी में गया था, वो लोग छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा मुझे पैसे दे दो, हम पैसे दे के आ गए। आप स्कूल में गए फीस सबमिट करने, अकाउंटेंट को फीस सबमिट होती है, आपकी क्लास टीचर कह रही है कि अकाउंटेंट छुट्टी पर है, आज फीस सबमिट आप मेरे पास करके आए। आप बताइए आप करके आओगे या नहीं? बताओ जरा, करके आओगे ना? आप क्या बोलोगे? सस्पिशन पैसे लेके भाग जाओगे? भाई वो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो वाली बात है ये क्या है बताओ? जुमला है, फिर से आपका दिमाग खराब करने के लिए। सीधा साधा आंसर है इसका। पहले हम क्या बताएंगे, इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, किसको पनिश करता है और किसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, और एन आउटसाइडर इज फुल्ली प्रिज्यूम्ड एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर्स, ये प्रोसीडिंग्स। पॉइंट आया समझ? और वही इस केस में हुआ है। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। इसका आंसर खुलासा करेगा कि इंस्टीट्यूट क्या समझता है हमें। पहले मेरा मन है मैं इसका कंक्लूजन पढ़ा दूं आपको, बाद में प्रोविजन देखेंगे। इन द गिवन केस डज it will be rightful on part of Mr. X to assume that Mr. Z was also authorized to receive money on behalf of the company। क्योंकि जब आपके ऊपर बात आई स्कूल के टीचर को पैसे देने के लिए, आपने भी यही माना that she is fully authorized to receive the money on behalf of the school। ये बात समझ आई या नहीं? Hence, Mr. X will be free from the liability for the payment of goods purchased as he has paid the amount। और ऊपर वाला प्रोविजन आपको आता होगा, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब आते हैं कीवर्ड्स पे कि क्या उनके कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड से मैच करेंगे। तो पहले मैं आपसे प्रोविजन पूछता हूँ क्या होता है, जल्दी से बताइए। इंडोर मैनेजमेंट के वर्ड टू वर्ड प्रोविजन समझाइए। Although the outsider dealing with the company are supposed to have satisfied themselves about contractual capacity and knowledge of MOA and AOA, however say indoor management is fully entitled to presume with respect to compliance and proceedings। ठीक है, ये देखिए, outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing the act have been observed। आपकी लाइन ज़्यादा अच्छी है, ये लाइन ज़्यादा अच्छी है आपकी, ये एक्ट के अंदर लिखी हुई है, वो लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ पर आगे।
They are entitled to presume that acts of the director or other officers are validly performed. They are within the scope, जो भी काम किए जा रहे हैं within the scope of apparent authority है और वैलिड है आर्टिकल्स के अंदर, अगर किसी मैनर में किए जा रहे हैं या आउटसाइड फुल्ली अज्यूम कर सकता है। तो आप जो इसका प्रोविजन राइटिंग वाला पार्ट है वो और अच्छे से लिख सकते हैं अपने वाला, और कंक्लूजन हमारा यही होता। और हमारे आंसर के अंदर कीवर्ड्स ज़्यादा होते जो कि इनके आंसर के अंदर नहीं। क्या ये बात समझ आती है आप? पक्का? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। नवंबर 18, ये आपको लिख के देखना है, लिख लीजिए फटाफट से। नवंबर 18 6th का सी पार्ट। तीन नंबर वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि इंडोर मैनेजमेंट आप बहुत जल्दी बता दोगे इसके अंदर। इन द गिवन केस को आपको शॉर्ट से शॉर्ट रखना है और कंक्लूजन को भी शॉर्ट रखना है, क्योंकि कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं मई 2019 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी. Its articles of association empowers the managing agents to borrow both short term and long term loans on behalf of the company. इसका मतलब उनकी implied authority या express authority के अंदर है. Mr. Liddell, the director of the company. अब आप बोलोगे कि देखो authority किसको दी गई थी? मैनेजिंग एजेंट्स को, और लोन कौन ले रहा है? डायरेक्टर. सही है गलत है? बताइए. पहले बात तो आप यहाँ सोच ही नहीं रहे थे, इस बात को पढ़ रहे थे बस आगे जाके. अथॉरिटी किसको दी गई थी? मैनेजिंग एजेंट्स को. और लोन कौन ले रहा है? डायरेक्टर्स. तो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? फिर आपको जाना पड़ेगा क्लास 11th में. डायरेक्टर्स आर द मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी. सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट आर इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर एंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. तो डायरेक्टर्स आर द मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी. यहाँ 11th वीक रह गया तो यहाँ फंस जाएगा बच्चा. अरे अथॉरिटी तो मैनेजिंग एजेंट्स को दी थी, लोन ले रहा है डायरेक्टर, ये तो गलत है. क्या ये बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? नहीं. तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है तो कर देते हैं हम. जब एग्जाम में आप खुद का अपना दिमाग लेके बैठते हो, खुद वाला, बस पर्सनल, तो कुछ भी सोचने लगता है. वो कुछ भी सोच के आ जाते हैं भाई साहब पेपर में. क्या ये बात समझ में? तो मैं आपको आपके दिमाग के साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता. जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे. आपका अपना दिमाग यहीं छोड़ के जाना है और बस लिख के आना है. पर्सनल दिमाग जो होता है ना, लगाने वाला भाई. खुद पानी पियो तो मैं सही कह रहा हूँ? नालायक. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोच इजी फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है. इजी सॉरी वो इजी दूसरा होता है. ठीक है. कितने का लोन? 25 लाख का. अब देखो मैं क्या दोबारा डाउट में डालूं आपको? आपका दिमाग डालेगा आपको. इससे पहले मैं डाल दूं कि ऐसी कंपनी के पास गए हो, नॉन बैंकिंग कंपनी से पैसे लेने गए हो, ये तुम क्या करने गए हो? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फाइनेंस की कंपनी है, बस बैंकिंग में इन्वॉल्व नहीं है. लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइडेड द अबव सेड लोन. Later on, Sound Syndicate Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan have been actually passed by the company, and the lender should have inquired about the same prior providing such loan. Hence, the company is not liable. उन्होंने कहा लोन देने वाले को ये देखना चाहिए था कि क्या जो लोन लेने वाले हैं उन्होंने अपनी कंपनी में अंदर बैठकर रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं. क्या ये बात सही है या गलत है? गलत है. ये उनका इंटरनल मैनेजमेंट है, एंड आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम कंप्लायंस with respect to internal procedures and proceedings. जो भी चीज़ें हैं, analyze the above situation in the terms of provision of doctrine of under the company and examine whether the contention of Sound Syndicate Limited is correct or incorrect. तो क्या है incorrect? क्या समझाएंगे पहले आप उसे प्रोविजन में? इंडोर मैनेजमेंट, इन द गिवन केस और कंक्लूजन. खत्म. कुछ भी दिक्कत है इसके अंदर नहीं. कितने मार्क्स के लिए आया? 4. अब आते हैं कई बच्चे एनालाइज करने वाले. सुनो जरा ध्यान से. नवंबर 18 में बैठ के एनालाइज किया होगा कि एक डॉक्ट्राइन आ गया है. कौन सा वाला? इंडोर मैनेजमेंट. तो इस बार कौन सा वाला नहीं आएगा? इंडोर में. अगली बार कौन सा आया? इंडोर मैनेजमेंट. क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जानता है. भाई हमारे पास इतने सारे प्रोविजन है, सारे तो नहीं आ सकते. अब डॉक्ट्राइंस में 2 डॉक्ट्राइंस है, एक इंडोर मैनेजमेंट का है, और आपने ये चीज नहीं, कितना खतरनाक वार किया है इंस्टीट्यूट ने. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट दिया. इसका मतलब क्या है कि अगर तुम नहीं पढ़ के आए थे तो तुम्हारे 4 नंबर तो वैसे ही गए, बाकी तो अलग ही.
समझ आई बात या नहीं है? तो कोने कोने में हवा जैसे ओरिएंट फैन होता है ना, तो आपको कोना कोना पढ़ना पड़ता है इंस्टीट्यूट का। बात खत्म, कुछ नहीं। ये देखो इधर इधर, अरे नालायको, कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं हम, कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड से मैच होते हैं या नहीं? बताओ क्या कह रहे हैं? इस लाइन का मतलब मुझे जो बच्चे इंग्लिश अच्छी है जिनकी, वो बताएंगे फटाफट से। इस लाइन की हिंदी बताने आपको। दे आर एंटाइटल्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, जबकि हम पूरा जीवन निकल गया ये बात समझ में कि टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है? यस, इसका मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड, पेरेंट्स कह रहे हैं हमारी बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया करो, लेकिन इस वाली बात को हम ग्रांटेड में ले सकते हैं कि भाई साहब तुम्हारा काम है तुम करो, हम क्यों करो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। Doctrine helps the external members of the company that state that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per the document submitted with the receipt। फालतू की बातें हैं, आपको लिखवाया गया इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्टडी मैट में लिखा हुआ है। What happens, जिन्होंने क्या लिखा है, ऐसी किसी भी कही सुनी बातों पे विश्वास ना करें। इधर आ जाएं, आपको प्रोविजन लिखवाया हुआ है मैंने इन द गिवन, हालांकि इसे समझ सकते हैं हम अगर आप कहें तो, समय है हमारे पास। व्हाट हैपन्स इंटरनल टू अ कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। कंपनी के इंटरनल में क्या चल रहा है पब्लिक नॉलेज में नहीं है। एन आउटसाइडर कैन ओनली परज्यूम द इंटेंशन ऑफ द कंपनी बट नॉट टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू। If it is for the doctrine, the company could escape the creditors by denying the authority of the officials। कुछ नहीं है, ये पढ़िए आप। In the given case, Easy Finance Limited being EG, बस need not to inquire whether the necessary resolution has passed। उन्होंने इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। And even if the company claimed that no resolution authorizing the loan was passed, the company is bound to pay the amount। क्या ये बात समझ में आई? ये बड़ा अच्छा सा आंसर था, लेकिन यहाँ से ना देखें। फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट पे आए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस अंडर द कंपनीज? तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8। मेंशन द कंडीशंस ऑफ द इशू एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सच कंपनी बाय द गवर्नमेंट। और प्रॉब्लम क्या है? हमने जब ये प्रोविजन पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू लाइसेंस टू सच कंपनीज। ऐसी कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इशू करने के लिए। उसके लिए ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगती हैं, प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस जो हो सकती हैं। उसके बाद हमने अगली गाय में लिखा है ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द सच कंपनी टू द रजिस्ट्रार। तो ऊपर वाले पार्ट में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर बताया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी कौन सी कंडीशंस है। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऐसी कंपनी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको? रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार इशू करेगा उन्हें सच लाइसेंस। पहले ये बात समझ आई या नहीं आई? और रजिस्टर होने के साथ साथ उनके पास सारे प्रिविलेजेस आ जाएंगे जो कि एक नॉर्मल कंपनी, लिमिटेड कंपनी के पास होती हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो नहीं होती, वो उसके साथ हम बता देंगे, एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड वगैरह। ये खत्म हो गई बात। फिर आते हैं कॉन्ट्रावेंशन पे। इन केस जो आपका काम है वो एज पर द प्रोविजन नहीं है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, या फिर एक्टिविटी जो है वो फ्रॉडुलेंट है या अगेंस्ट द इंटरेस्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो लाइसेंस है उसको क्या कर लेगा? रिवोक। ये सारी बातें आपको पता है? यस। और आप मीनिंग के साथ इसको लिख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, हमारी आंसर राइटिंग में क्या पहले हम यही सारी बातें बताने वाले थे, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद सच कंपनीज टू अप्लाई द प्रॉफिट्स, ये वाली बात भी हमने लिखी हुई है। एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि कंपलसरी नहीं है कहीं भी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू नोटिस, तो उन्होंने सेक्शन 8 को पहले किसकी पावर बताई है? सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने बता दिया, नाम में भी ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और बाय इशूइंग लाइसेंस टू सच कंडीशंस एज इट, तो कंडीशन वाली बात हमने लिखी हुई है। यस। रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन, क्या ये बात भी हमने लिखी हुई है? रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन लिखेंगे और इसके अंदर फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करेगी जो कि एक लिमिटेड कंपनी के थे। फिर आते हैं हम बात किसके पास? रिवोकेशन के पास। रिवोकेशन में भी 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कॉन्ट्रावेंशन या ये कॉन्ट्रावेन कर रही है प्रोविजन को, क्या ये बात समझ में है? उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कैसी हैं? फ्रॉडुलेंट है। और उसके बाद जो उनका काम है, ऑब्जेक्ट है, वो टू द पब्लिक इंटरेस्ट।
ये 3 कीवर्ड्स हम भी लिखने वाले थे और उसके बाद उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर की उसको इशू कर दिया, किसी और कंपनी में कन्वर्ट कर दे, वो उनकी मर्जी। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? ऐसा ही आंसर, क्या मैं बोल दूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेक्शन 8 में हमने एज इट इज लिखा हुआ है, सब कुछ सीक्वेंस से ही लिखा हुआ है। वो ये वाली बात आप ऐड कर लीजिए, क्या उन्हें नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ये तो हर किसी केस में ऐड कर लीजिए इसको। मे 18, मे 19 क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, उसके सामने लिखिए बिफोर गिविंग ऑर्डर, बिफोर, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए मे 18 क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट? बी पार्ट, और बिफोर गिविंग ऑर्डर्स फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लिखिए और फिर नीचे लिखिए 2 काम। सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट सच गिव नोटिस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिस देगी टू सच कंपनीज अलोंग विद, टू सच कंपनी, सच कंपनी मतलब जिसकी बात चल रही है, जो कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, अलोंग विद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इन द मैटर और लिख लीजिएगा लास्ट में। ये सारे काम रिवोकेशन से पहले होंगे कि आप उन्हें नोटिस देंगे, उन्हें बताएंगे और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देंगे। बस इन दिस मैटर, इन द मैटर जो भी चल रहा है समझ में आ गया। तो ये हमने अपनी आंसर राइटिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बढ़िया पार्ट ये सनत बताएगा बस। मैथ्स अच्छी है तुम्हारी? हाँ, कितने नंबर थे मैथ्स में आपके? आप बताओगे? हाँ करा हुआ क्वेश्चन, तभी तो सुनो ज़रा ध्यान से। ये ऐसे क्वेश्चंस में 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश में कितने थे आप बताओगे? कोई बात नहीं। पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इसका मतलब ये इंडियन कंपनी है, जो कि पूछा नहीं है। हैविंग अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़। कौन सी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 20 करोड़ है? पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड या पीपी लिमिटेड, इसका जो कैपिटल है वो कितना है? 20 करोड़। जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। द शेयर कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, इक्विटी शेयर्स भी उसके अंदर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी उसके अंदर आते हैं और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी आते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब कभी भी उन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा, नॉन कन्वर्टेबल नहीं आते। बस क्या ये बात समझो? तो इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी आते हैं। डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड, डिलाइट के पास भी हैं और हैप्पी लिमिटेड के पास भी हैं इतने इतने शेयर्स पॉपुलर लिमिटेड के। तो अब मुझे पॉपुलर लिमिटेड को यहाँ से हटा के ऊपर लिखना पड़ेगा किसको? डिलाइट है और हैप्पी है, तो मैंने लिखा डिलाइट लिमिटेड और हैप्पी लिमिटेड। डिलाइट लिमिटेड के कितने हैं जो पहले लिखे हुए हैं? कितने? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख इसके हैं और 3.5 लाख इसके हैं। क्या चीज़ें हैं इनके पास? शेयर्स, ठीक है। फिर आते हैं आगे, अनदर कंपनी, क्या नाम है उसका? चेयरफुल लिमिटेड, जो कि होल्ड करती है कितने? 2.5 लाख शेयर इन पॉपुलर लिमिटेड। तो एक और कंपनी है, पहले ही बता देते, चेयरफुल कंपनी। ये कितने होल्ड कर रही है? फिर से 2.5 लाख। अब नई कंपनी का जन्म हुआ, क्या नाम है उसका? जोवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द अबव 3 कंपनीज नेमली डिलाइट, हैप्पी एंड चेयरफुल। फिर से हमें एग्जाम्पल को थोड़ा सा और नीचे खींचना पड़ा और यहाँ पर किस कंपनी को बनाना पड़ा बताइए? जोवियल। जोवियल करा रही है, जो भी करा रही है। ये जोवियल क्या है? इन सभी की पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी? अब ये किसी भी तरीके से होल्ड कर सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं शेयर्स पे। शेयर्स हैं कितने टोटल? 20 करोड़, 12 लाख है, 12 लाख है और 8 लाख है। आगे चलते हैं।
उनका कैन जोवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पॉपुलर लिमिटेड, क्वेश्चन ही बदल दिया। कह रहे क्या जोवियल लिमिटेड को, बताइए फटाफट से, सब्सिडरी बोल सकते हैं? पिताजी के पिताजी को पोता बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है। पहले तो बड़ी मुश्किल से बच्चे ने क्वेश्चन फ्रेम किया, अब उसे ऐसा लगेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हो सकता है मैंने डायग्राम गलत बनाया है, तो वही दिमाग खराब कर लेगा अपना। क्या ये बात समझ? तो क्वेश्चन ही गलत पूछा है उसने कि क्या जोवियल लिमिटेड सब्सिडरी है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन गधा है। कैन नॉट बी डिफाइंड या टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ जो भी है। आगे, इफ इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर लिमिटेड स्टेट। उन्होंने कहा जबकि जो जोवियल लिमिटेड है वो कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा ही क्वेश्चन बनाना चाहिए, जो रट के आते हैं उन्हें पता चलेगा फिर। अब पहले तो ये बताइए कि इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पे अगर आंसर देना चाहें आप तो क्या आंसर होगा आपका? टोटल 20 करोड़ थे, कितने शेयर्स थे उनके पास? 12 इक्विटी थे, 12 में से 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 कितने हो गए? तो क्या ये है? नहीं, नहीं है, क्योंकि खाली 12 लाख नहीं थे, प्रेफरेंस शेयर्स पे थे। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने लाख हो गए? 20 लाख के शेयर्स हैं किसके पास? 20 लाख अमाउंट है, 20 लाख शेयर्स हैं, दोनों ही 100। तो टोटल शेयर्स हैं कितने उसके? प्रेफरेंस वगैरह सब मिला के जो होल्ड कर रहे हैं उन्होंने कहाँ बताया? इक्विटी और प्रेफरेंस है। तो टोटल जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी की कितनी है? 20 लाख। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं कि इनका जो टर्म अमाउंट टोटल ऐड कर दे तो कितना है? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3.5 लाख, जो भी है वो 20 लाख का कितने परसेंटेज ज़रा बताना ज़रा एक बार कैलकुलेटर पे। हालांकि आपको बता देना है कि लेस देन 50% है, फिर भी एक बार बता दीजिए। 42.5% है अप्रॉक्स, यही आ रहा है सभी का, विच इज लेस देन 50%। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में उसने ये पूछा है कि अगर जोवियल लिमिटेड कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर लिमिटेड तो क्या इसको बोला जा सकता है लास्ट में इफ इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आंसर इज नो। जोवियल लिमिटेड को तब भी नहीं बोला जाएगा। आप ये बोलेंगे पॉपुलर लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है और जोवियल लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद इट्स अदर सब्सिडरीज बट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? आगे बात समझ। अब इनके आंसर्स को पढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का उन्होंने क्या फालतू आंसर लिखा। इन द प्रेजेंट केस उनका प्रोविजन गया तेल लेने। जब क्वेश्चन ही घटिया है तो प्रोविजन लिख के फायदा क्या? टोटल शेयर कैपिटल है कितने की? 20 करोड़ की। 12 लाख इक्विटी शेयर है, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर है। जब आप इन सभी को ऐड करते हैं, इज होल्डिंग कंपनी चेयरफुल लिमिटेड इज होल्ड इतने परसेंट शेयर, जो इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द सो जोवियल लिमिटेड अलॉन्ग विद सब्सिडरीज होल्ड 8,50,000 शेयर्स विच अमाउंट्स टू लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। क्या यही हम भी कह रहे हैं? आंसर इज यस। आगे, हेंस जोवियल लिमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, दो तरीके हैं, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे, इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर लिमिटेड। हालांकि आपने पूछा था सब्सिडरी, ये बता रहे हैं क्या? होल्डिंग। खुद ही के क्वेश्चन नालायक गधे, खुद ही के क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, गधे हैं। आगे, सेकेंडली इट इज गिवन दैट जोवियल लिमिटेड कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हेंस जोवियल लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और जो गधे वाली बात हमने की है उसके बारे में नहीं, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी बहुत आंसर इज। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। अब अगर कोई बच्चा बैठ के लिख रहा है ना पूरी प्रोविजन जो से याद कराया आधे घंटे क्लास में, तो गधा ही है। बताओ क्यों? लेकिन आप मेरे कहने से 2 बातें लिखेंगे कि टू बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी देयर आर 2 मोड्स। फर्स्ट इज टू एक्सरसाइज मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल और टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बस इतनी, बस यही रुक जा। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है ये भी नहीं बताना है आपको। सच लेयर्स है ये भी नहीं, कुछ नहीं बताना आपको। ये 3 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, ये गधे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे बच्चों की मैथ कमज़ोर,
दूसरा इंग्लिश। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, सदियों से जो बच्चे पढ़े आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इस चक्कर में होता क्या है ना बच्चा, देखो देखो मुझे दिक्कत किस बात को लेके सुना, इस चक्कर में क्या होता है वो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हैं, कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16 हाँ मैं बोल रहा हूँ इसलिए 16 क्यों है ना, 16 ही है। और सदियों से चला आने वाला क्वेश्चन सेक्शन 16 में। अब तुम ऐसे सेक्शन याद वाले क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर तो बेवकूफ़ी है ना, इसलिए मुझे डर है इंस्टीट्यूट से। भाई कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनमें उन्हें क्वेश्चन तो आता होगा लेकिन सेक्शन वगैरह याद नहीं होगा। इट इज़ बेटर टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन जिसके आपको सेक्शंस पता है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन छोड़ के आने वाला दुख है वो बहुत ज़्यादा है इंग्लिश वाले दुख से। क्या ये बात समझ में आई? इसका बेटर आंसर लिख सकते थे और टू द पॉइंट आंसर लिख सकते थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी और सेकंड का। क्या ये बात समझ आई या नहीं? पक्का? तो इसका आंसर भी पढ़ लिया है हमने, हालांकि हमारा मन नहीं था। चलो आगे चलते हैं। ये May 19 तक हमने बातें लिख ली हैं, लिख लीजिए फटाफट से। May 19 के क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की नई बात क्या है? नहीं, इसकी नई बात ये है दैट टोटल शेयर होल्डिंग इंक्लूड्स टोटल शेयर होल्डिंग इन अ कंपनी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत लिख के आए थे, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट नहीं किया था। उन्हें लगा 12 लाख है और 8.5 लाख है, 50% से ज़्यादा है। दोबारा बताओ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। शेयर होल्डिंग का मतलब इन तीनों से है। आपको भी क्या ऐसा लगता है एक सेकंड के लिए आप भी गलत लिख सकते थे बिकॉज 50% से ज़्यादा है? क्या ये बात समझ में आई? तो ये नई चीज़ है, इससे आप याद रखेंगे आगे भी। आगे चले हम। पहले आपने मुझे सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन नहीं बताया। 87 याद है आपको? कल लिखवाया था मैंने। ठीक, हम चले नवंबर 19 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। कन्वर्जन वाला केस है जो कि अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे इसको। अनिल ने फॉर्म किया है ओपीसी 16 अप्रैल 2018 को, मैन्युफैक्चरिंग कर रही इलेक्ट्रिक कार्स को। टर्नओवर जो है ओपीसी का फाइनेंशियल 31 मतलब अगले साल जब फॉर्म की थी उसी साल को ख़त्म होने तक वॉज अबाउट 2.25। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 साल इलैप्स हो जाए या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा चला जाए और टर्नओवर 2 करोड़, दोनों में से कुछ भी हो जाए। तो क्या आपको दिख रहा है टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा जा चुका है उसी साल में ही। हिज फ्रेंड सुनील, अनिल का फ्रेंड सुनील इन्वेस्ट करना चाहता है ओपीसी में, सो ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट वॉलंटरीली इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैन अनिल डू सो इन द इनिशियल इंस्टेंस? नो, क्योंकि 2 साल अभी इलैप्स नहीं हुए। हाउएवर फॉलोइंग कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो हम इसका आंसर दिखा देते हैं हम आपको कि पहले अगर आप बात बताएंगे तो आप ये कहते हैं कि अनलेस 2 years हैव इलैप्स्ड। ये वाली बात समझ में आई आपको? आगे क्या कह रहे हैं वो कि हालांकि वो कर सकता है इवन दो 2 years इलैप्स नहीं हुई है उसके इनकॉर्पोरेशन से, लेकिन जो टर्नओवर है 2 करोड़ को एक्सूट कर गया है तो वो कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, स्टडी मैट में कहीं भी नहीं है। पढ़ा है आपने? स्टडी मैट में कहीं देखा है आपने? नहीं देखा, ठीक है। फिर भी आप नवंबर 19 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट लिख लीजिए कि एक बार रीड करके चले जाएंगे। कहो तो प्रोविजन लिखवा दूँ शॉर्ट में, सिलेबस से हट गया है। लिख लिया? समझ आ गया? ये देखिए, ये भी ऐसा क्वेश्चन था जिसका हमें पहले सजेस्टेड आंसर देखना ज़रूरी था अनटिल अनलेस कि हम जाते इसका आंसर राइटिंग करने। देखिए, मेमोरेंडम को डिफाइन करना है आपको और डिस्कस करना है कि उसके कंटेंट्स जो हैं वो ब्रीफ में कैसे हैं। अब सवाल ये आता है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप मेमोरेंडम की डेफिनेशन लेके कंटेंट्स को बढ़ाएंगे, अच्छे से लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या कह रहा है वो?
कंटेंट को ब्रीफ में, इसका मतलब किसके पॉइंट को बढ़ाना है आपको, मेमोरेंडम की डेफिनेशन, उसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखवाए थे, याद है आपको? याद है नहीं है? MOA ये रहा। अब इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होनी चाहिए थी इस आंसर की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, और ये वाले जो कंटेंट्स है ये ऐसे नहीं लिखने, एक एक लाइन में लिखने। बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन ने बोला है कि आप कंटेंट्स को ब्रीफ में बताइए, तो वो इतना पार्ट लिख के आएगा और कंटेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताएगा। फिर से आप कुछ इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट और आपकी आंसर मैच नहीं कर रही, आप जो भी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, लेकिन पूछा किसने? क्या ये बात? इसीलिए कभी कभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि देखो मैंने पूरा लिखा है और उन्होंने कम नंबर दिए हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझे। और 12th क्लास से आपको एक ही चीज़ समझाई जाती है कि स्टडीज़ में 11th क्लास से कि पहले आप क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। किसी भी थियोरेटिकल पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले वो यही है कि आप पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ें, वो पूछ क्या रहा है आपसे, आता तो सब कुछ है। क्या ये बात समझ? अब इसकी आंसर राइटिंग देख लेते हैं हम कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए था। तो यहाँ आए हम, ये रहा देखिए, उन्होंने मेमोरेंडम बताना शुरू कर दिया बिना सेक्शन बताए, जबकि आप सेक्शन जानते हैं। A memorandum means a MOA of the company as originally framed or altered from time to time in pursuance with any other previous company law or of this act। ये वर्ड टू वर्ड जब आपने डेफिनेशन चिपका दी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बताएंगे आप। अब सुनो जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट्स में आप बताना कि क्या ये वही बातें हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बताएगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा उसके ऑपरेशंस को, इनेबल करेगा क्रेडिटर्स को जानने के लिए कि उनका जो पावर्स हैं वो किस तरीके से हैं, और शेयर होल्डर को पर्पस पता होगा ताकि उन्हें पता चल जाएगी कितना रिस्क है और पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। कि यही 3 बातें हमने भी लिखी हैं, यही बातें इन्होंने लिखी हैं आगे। फिर कंटेंट्स के बारे में जब बात आई तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कितने ब्रीफ तरीके से इन्होंने लिखा है? आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे, लिख लीजिए नवंबर 19 5th का बी पार्ट। ब्रीफ में कैसे लिखना है वो आप यहाँ से देखेंगे, और जो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आप पहले लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे। अटेम्प्ट कौन सा बताया था मैंने? नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट। क्या लिखना है? बस कंटेंट्स लिखने हैं कि कंटेंट्स इन ब्रीफ कैसे लिखने हैं। कोई बात नहीं, अभी जो बाकी वाले एक्स है उसमें आप मतलब अपना काम करिएगा, है ना। इससे पहले लॉ से विश्वास उठे, लॉ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हम आ गए अब सी वाले पार्ट में। फिर से ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कंपनी का, और ये 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन जुमले वाला होता है कि आप समझे अभी तक, यही दिमाग खराब करेगा। और इससे क्या दिक्कत है वो समझाता हूँ मैं आपको। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, कोर्जन सेक्शन बताना जरा, 15 सेक्शन कौन सा है? 15। आगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे समझ रहे हो कि आप क्वेश्चन की क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी क्या है फ्रेम करने की। ये वाला क्वेश्चन आपका मन नहीं करेगा छोड़ने का, और ये वाला आप कर नहीं पाएंगे जी। किसी भी पार्ट का आपको ना आना वो आपके पूरे 12 नंबर खराब करता है। क्या ये बात समझ? अब अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे, 9 नंबर का आता है, 3 का ही तो नहीं आता, तो 9 को लिखो, तो नजरिया अलग है क्वेश्चन पेपर को देखने का। क्या बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं। एक असेसी है जिसके पास बहुत सारी इनकम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के रूप में। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ही फॉर्म्ड 4 कंपनीज एंड कंपनी ट्रांसफर्ड इन इन्वेस्टमेंट टू in exchange of their shares. The income earned by the company was taken back in respect to law. Can A be regarded as separate from the membership? Answer is no. Corporate wheel, lifting of corporate wheel, कौन सा वाला पॉइंट? सवाल ये है, पहली वाली लाइन से लग रहा है रेवेन्यू, देखो उसके पास लार्ज इनकम है, और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? टैक्स लायबिलिटी। क्या लगता है आपको किसका लिखना चाहिए? रेवेन्यू का। किसका लिखना चाहिए? रेवेन्यू। दोनों लिखना चाहे तो दोनों लिख दो, लेकिन क्वेश्चन रेवेन्यू का है क्योंकि अपनी रेवेन्यू को डिस्गाइज कर रहा है पहले। क्या ये बात समझ में? फिर भी उनका आंसर देख ले, जैसा वो कहेंगे वैसा कहेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया ना वर्कमैन वाला लिखना है इसमें, तो वर्कमैन वाला लिखेंगे भाई, बात खत्म। इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो पहले उन्होंने सेलेमन समझाया, बताओ क्यों? कॉर्पोरेट। अच्छा, आपने एक चीज़ फिर नोटिस की होगी, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे आंसर अच्छा चाहते हैं, कंपनीज एक्ट वाला। अगली बात में तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद अरे वो सजेस्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा कि ये बेस्ट आंसर है, आप अपने 2 दो। अच्छा, एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, कितने लाइन में खत्म हुआ? 2।
अच्छा सुनो जरा, कौन सा केस बताना चाह रहे हैं वो, तो आप भी वही लिखेंगे, ठीक है। नवंबर 19 खत्म। फिर आते हैं आंसर नंबर 20। लिख लो जरा इसको, नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, और उसके सामने लिखना जुमला, जुमले के सामने लिखना इनकम एंड इंटरेस्ट, और आपको कौन सा वाला करना है, इनकम वाला। अपनी मर्जी से लिख लो जो भी है, मैंने बता दिया है। अगर मैं आपको रटवाऊं ना तो उसमें लाइन लिखना असेसी अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ह्यूज इनकम, जहां ये लाइन दिख जाए यही वाला आंसर लिखना है, और यही आएगी, वो बदलेंगे ही नहीं। शुरुआत ही यहीं से होगी क्वेश्चन की, देख लेना आप। हाँ, ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट, और फिर बाद में कहेंगे टैक्स लायबिलिटी, तो आपको बात माननी है पहले वाले। चलो 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 वापस वापस, उन्हें पता भी चलेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर आओ। उनसे कोई लेना देना नहीं है, जब स्टूडेंट बाहर धरना देते हैं वो तभी नहीं सोचते। हाँ जी, नहीं आप ही कर रहे थे, चाहे मैं भी, उससे कोई लेना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं दिक्कत। चलो चलो, फर्स्ट का बी पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ पहले आप इसे पढ़ें और अपना फाइन सेंस ऑफ जजमेंट से इसका आंसर बताएं। इसी बात पे पानी की बोतल दे दो बस। पढ़ो पढ़ो। मैथ का हिसाब भी लगा देना भाई, देखो पहले ही बता दिया मैंने। क्या है, होगा क्या, एसोसिएट है या नहीं है, नहीं है, सोच लिया सभी ने। इतना सीधा है ये क्वेश्चन, हाँ इतना सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ते हैं। उन्होंने कहा एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए हैं शेयर्स विद वोटिंग राइट्स XYZ लिमिटेड को, जिसका कितना वर्थ ₹15 करोड़, और दिए हैं 40 करोड़ जो कि क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आफ्टर द पेड अप शेयर कैपिटल जो कंपनी की हो गई है वो 100 करोड़ हो गई है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन किसका है, 100 करोड़ वाला, ये वाला, और 15 करोड़ वाला, विच रिप्रेजेंट ओनली 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड विच इज लेस देन 20% टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या ये बात समझ में आती है, पक्का। फिर उन्होंने कहा ये वाला क्वेश्चन तो हमारा अलग था, नीचे क्वेश्चन को पढ़िए, डिफाइन मीनिंग ऑफ एसोसिएट। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या कंक्लूजन, इट इज़ इरेलेवेंट। पहले तो आपको डेफिनेशन देनी है एसोसिएट, तो बताइए ज़रा डेफिनेशन एसोसिएट कंपनी की। In relation to other company, a company is said to have, in which other company has significant influence, but which is not a subsidiary company and includes a joint venture company. ये बात आपने बहुत सुंदर बताई, आगे बताइए। Significant influence means control of at least more than या खाली at least 20% of the total voting power and participation in decision making at business decision making। ये वाली बात आपने बता दी जो कि इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। आप सोचो कितना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आओगे आप जब शुरू में इतने बढ़िया आंसर लिखोगे। चलो आगे कहीं अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जैसा कि आपने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके आंसर में थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी टीचर ने पूरे मार्क्स दिए या ज़्यादा मार्क्स दिए। अगर ये किसी और बच्चा ये गलती करता तो क्या आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? स्कूल में ऐसा होता है या नहीं होता है? प्री बोर्ड वगैरह में हुआ होगा आपके साथ, पक्का होती है ये चीज़। क्या ये बात सुने तो हर एक आंसर राइटिंग को बड़े प्रिसाइज तरीके से लिखिए, वो किसी न किसी गलती को ढक देगा आपकी। क्या ये समझ में आए? पक्का, हालांकि गलती करनी ही नहीं। एंड कमेंट ऑन ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी एज पर द प्रोविजंस। नो, और पूरी कहानी आपने मुझे बता दी है जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उन्होंने कहा भाई साहब देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 वाला पॉइंट है, लिखवाया था क्या मैंने इंपॉर्टेंट वालों में? लिखवाया होगा, लिखवाया था।
एसोसिएट कंपनी जो आप कहना चाह रहे हैं क्या वही है जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सब्सिडरी नहीं है और जॉइंट वेंचर है? क्या उसे ऐसा लगेगा कि ये पेपर लीक हो चुका है और आप पहले से याद करके आए हैं? उसको आंसर इज यस। आगे, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? और पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। इन द गिवन केस ये 20% से कम है क्योंकि सिर्फ 15% है। और होल्डिंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैड नो रेलेवेंस फॉर एसेटेनिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इस लाइन को अच्छे से लिख लीजिएगा फटाफट से, आप भी लिख लीजिए इस लाइन को, अच्छी लाइन है। नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट जी। होल्डिंग और अलॉटमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैज नो रेलेवेंस फॉर एसेटेनिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब हम आपके जुमले में नहीं आए हैं। सभी लिखिएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा पार्ट देखना है हमें? बी पार्ट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको 5 स्टार लगा रहा हूँ अभी। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बाकी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं होते, ये मैं आपसे जानना। अब क्वेश्चन आ गया, आप सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, तो बताना जरा ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंट पॉइंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होती, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब डिविडेंड वाला पॉइंट इसके अंदर आएगा। इसका मतलब कंपनी में नाम लगाने की जरूरत नहीं है, उसका प्रिविलेज है। उसके बाद लाइसेंस की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये बात बता देंगे। रिवोक भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाली बात भी बता दे सकते हैं। वही काम कर सकती है उसके प्रमोशन के लिए। तो 4 बातें आपने बता दी इसके अंदर। 5वीं बात ये होगी, कुछ कमेटी को लेके, गठन को लेके है, जो कि इनके अगर सजेस्टेड आंसर में नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा कि कुछ कमेटीज़ हैं जो सिर्फ इस कंपनीज़ को बनानी पड़ती है, बाकी कंपनी को नहीं बनानी पड़ती। फिर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले कंसेप्ट्स होते हैं जो नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। क्या ये बात समझ? तो ये वाला आंसर हमें ज़रूर देखना है। ब्रीफली एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट, तो ये वाला क्वेश्चन हमें ज़रूर देखना है। बी पॉइंट देखिए, फंड फॉर द प्रमोशन, ये आपको पता है। मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहीं एप्लीकेबल नहीं होती, ये भी आपको पता है। ये जो प्रॉफिट्स को यूज़ करेंगे ये भी आपको पता है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये भी आपको पता है। हालांकि इस वर्ड को आप ढंग से लिख सकते थे, डज नॉट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑपरेट्स जो है वो लाइसेंस से करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और उसे नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? लाइसेंस रिवोक वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। और ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये है इसकी नई बात। जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए, तो बंद करने से कंपनी का जो उसके स्टेक होल्डर्स है उसे नुकसान होता है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ वगैरह सब काम होता है। ऐसी कंपनी को हम कन्वर्ट करा देंगे, इसके स्टेटस को और नाम को चेंज कर देंगे, या फिर वाइंड अप करा देंगे, या किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ तुम्हारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को मिक्स कर देंगे। ये है इसका नया पॉइंट। तो पहला नया पॉइंट समझ आया आपको? इसको आप लिखेंगे एज इट इज़, लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ, ठीक है। आगे फिर मैंने आपको शायद एक बार पहले बताया था कि अगर कंपनी में मीटिंग करनी है तो कम से कम कितने दिन का नोटिस देना होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल पॉइंट्स बता रहे हो तो फिर तो सारे ही बताने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा अगर 21 दिन वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर कितने दिन होने चाहिए? 40 दिन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। आगे रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई, तो डायरेक्टर वाली बात नहीं है। तो मैं कौन कौन सी बात नहीं है, ये है कि वाइंडिंग अप के समय पर क्या होगा, या आपसे बोलूँ कि लाइसेंस जब आपका रिवोक कराया जाएगा तो उस समय पर क्या होगा, मीटिंग में नोटिस वाले पॉइंट को लेके क्या होगा, डायरेक्टर्स वाली बात को लेके क्या होगा, ये सारे नए पॉइंट्स हैं। क्या ये बात समझ में कि अगर ये क्वेश्चन आए कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है, नॉर्मल सेक्शन 8 के हमने सभी आंसर्स देख लिए, उसमें कहीं नहीं लिखे ये सारी बातें, लेकिन अगर वो ये कह रहे कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताइए जो सिर्फ ऐसी कंपनी पर अप्लाई होते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स हैं वो, ठीक है।
और इन्हें ये वाली कमिटीज़ देखो लिखा हुआ है इन्होंने, तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि ये वाली कमिटीज़ भी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाली बातें बताई हैं इन्होंने कि कौन सी कमेटी फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक नॉर्मल कंपनी को करनी पड़ती हैं। और आगे अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो आपको 4 बातें नहीं पता चल गई इसमें, बाकी बातें आपको पता थी और ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है, चाहे 6 में पूछा जाए या 4 में। समझ में आगे लिख लीजिए इसको, नवंबर 20 5th क्वेश्चन का बी पार्ट, और आप एज इट इज़ लिखेंगे इसको। एज इट इज़ का मतलब अगर आप हेडिंग दे के लिख लोगे तो और अच्छा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लिया, लिख दो यहाँ पर, समझ गए? ऑब्जेक्ट, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, डिविडेंड, लाइसेंस। अगर आप इसमें से 1-2 पॉइंट भूल भी जाते तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने सारे पॉइंट्स नहीं पूछे हैं आपसे, ना ही सारे पॉइंट्स फाउंडेशन लेवल पे होते हैं। और रिवोकेशन वाला बात मैंने आपको बता दी। ये सारी बातें आप वैसे भी लिख के आने वाले थे, और जो नीचे वाली बातें हैं वो नई बातें। समझ में आ गई? पक्का? ब्रीफ का मतलब समझ में आया, टू द पॉइंट आपको एक लाइन में इनकी बातें समझानी है। ये है आंसर नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। कहाँ पढ़ा हमने? ये रहा। माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग अ, जो ऑफिस है उसका कहाँ पर है? सिंगापुर पे। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी एंड एनालाइज ऑन वेदर माइक लिमिटेड वुड बी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी और नॉट। बताइए क्या फॉरेन कंपनी है? नो। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होगी? विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और एरिया ऑफ ऑपरेशन जो इंडिया से बिलोंग करता है, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। इस केस में ये फॉरेन कंपनी नहीं है। तो पहले आपने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दे दिया आपको, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आगे जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, कंडक्ट्स एनी एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, इस केस में इसे हम नहीं बोल सकते फॉरेन कंपनी, इवन दो जो उसका जो ऑफिस है वो सिंगापुर में, इट वुड बी नॉट बी अ फॉरेन कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये इंडियन कंपनी बोली जाए। क्या ये बात समझ में? जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बस उसी को ये फॉरेन कंपनी बोली, जो यहाँ बन के बाहर ऑफिस में काम कर रही है वो इंडियन कंपनी ही होती है, डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं उसको। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नवंबर 20। अब आ गई जनवरी 21। 2 से 3 पेपर और रह गए हमारे, फटाफट से देख लेते हैं। ये आ गया आपको कहाँ से? प्राइवेट कंपनी, और कौन से? नंबर ऑफ मेंबर्स की 200 वाली काउंटिंग। क्या ये पता है आपको? प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड फर्दर दैट। प्रोवाइडेड दैट में कितने हैं? जॉइंट होल्डर्स वाली बात। फर्दर दैट वाले में एक्स एम्प्लॉयज़ और करंट एम्प्लॉयज़ वाली बातें, ठीक है। उन्होंने कहा एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है एक पब्लिक कंपनी जिसके अंदर कितने मेंबर्स है? 245, जो कि उनको लग रहा है ऐसा, ठीक है। डिटेल्स इस तरीके से। डायरेक्टर्स उसके रिलेटिव्स है, क्या इसको काउंट करते हैं? यस। एम्प्लॉयज़ को काउंट करते हैं क्या? नो। एक्स एम्प्लॉयज़ को काउंट करते हैं क्या? नो। अदर 20 हैं जो कि इंक्लूडिंग है, जिसके अंदर 10 जॉइंट शेयर होल्डर्स है, तो इसे कितना काउंट करेंगे? 10। तो 190 है और 10 है, तो टोटल कितने हैं? 200। अब हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं ये देख लेते हैं। पहले काउंटिंग समझ आई या नहीं? आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी proposed to convert into a private company, advise whether the reduction in number of members is necessary for the conversion. No, because already कितने members हैं? 200. For the purpose of counting 200, ये 200 ही हैं, and there is no further reduction required. क्वेश्चन समझ आया नहीं है? लेकिन इससे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक्सप्लेन कर देनी चाहिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को फटाफट से, ठीक है। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन ना करके सिर्फ मेंबरशिप से रिलेटेड पॉइंट्स बता दे कि काउंटिंग वाले पॉइंट कौन से, फर्दर दैट, तब भी आपके आंसर में पूरे मार्क्स मिलेंगे आप। क्या ये बात समझ में? क्योंकि 4 नंबर का है, 6 नंबर का नहीं है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। उनको 45 है, 200 मार्क्स है, प्रोवाइडेड दैट और 2 और मोर %। देखो ये उन्होंने प्रोवाइडेड दैट वाली बताई और प्रोवाइड फर्दर दैट वाली बात बताई उन्होंने, और उसके बाद अपना आंसर लिख दिया। तो आप इसमें इसी तरीके से आंसर लिख सकते थे, टू द पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर का है, 6 नंबर का नहीं। हम क्यों इतना लंबा पूरी प्रोविजन बताएंगे? एप्लीकेशन बताएंगे कि ये सेक्शन का ये वाला प्रोविजन बताता है कि काउंटिंग किस तरीके से होती है, अप्लाइंग द प्रोविजन, और इन द गिवन केस आंसर पढ़ लीजिए। ABC Limited when converted into private shall not be required to reduce the number of members as the members are as per the requirement of private company is full width, that is maximum of 200 members. सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। ऑल्सो स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर आउटसाइडेड कैन नॉट रिलीव क्लेफ। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। क्या करना है आपको? पूरा क्वेश्चन लिखना बात खत्म, ठीक है। आगे 6th क्वेश्चन, सी पार्ट। फिर से आप मुझे बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पढ़ो, कॉपी में डायग्राम बना लेना आराम से।
गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पूछिए आपसे, क्या गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। किस कंपनी के बारे में पूछा है बताना कि कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। शेयर होल्डिंग दो तरीके पहले ही आपको बताया, भले ही शेयर होल्डिंग कम हो, अगर वो सब्सिडरी है तो फिर तभी तो सब्सिडरी होगी। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर के पास पेड अप शेयर कैपिटल है 6 लाख इक्विटी शेयर्स की, 2 लाख इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 1,20,000 हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। टोटल 6 लाख है और 4 की गवर्नमेंट के पास है जॉइंटली, जो भी 3 है तो वो 50% से जाए। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंपनी, क्या इसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? आंसर इज यस। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट जुलाई 21, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, फिर से कन्वर्जन वाला पॉइंट आ गया है क्या? नो। अब पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। वाई इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी मेकिंग हिज सिस्टर जेड एज अ नॉमिनी, जेड इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू मैरिज अब्रॉड। परमानेंटली जा रही है तो क्या वो अपना स्टेटस मेंटेन कर पाएगी? यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस, आंसर इज नो, क्योंकि वो परमानेंटली जा रही है। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सीट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनी। आंसर वेदर द क्वेश्चन बिलो। Is it mandatory for Mr. Z to withdraw her nomination in the state if she is leaving the India permanently? Answer is yes. रीजन बीइंग कि जो भी हमारा नॉमिनी होता है वो एक नेचुरल पर्सन, इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ उसे रेजिडेंट इन इंडिया भी होना चाहिए, और उस समय तक प्रोविजन 120 वाले डेज वाला था। कैन जेड कंटिन्यू योर नॉमिनेशन इन स्टेट ओबीसी इफ शी मेंटेन्ड द स्टेट ऑफ रेजिडेंट? आंसर इज यस। तो क्या वो मेंटेन कर सकती है? यस, बस उसे आना जाना पड़ेगा, 182 दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। परमानेंटली वाला पॉइंट उन्होंने हटा दिया। समझ आया क्वेश्चन को? इसका भी आप पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी ढंग से लिख लेंगे। फिर भी लिख लीजिए जुलाई का फर्स्ट का बी पार्ट। मतलब आपको लिखना है ये आंसर, आप चाहे देख के लिखिए या अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अब से जो आप अपनी कॉपी में आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे वो मैटर करती है एग्जाम के लिए, वो कॉपी आप चेक भी कराएंगे मुझसे कि क्या ये आंसर सही लिखा है या इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या लेस कर सकते हैं। आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको आंख बंद करके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले रट लूँ फिर लिख लूँ। आप अपने साथ अपने प्रोविजन साथ में रख सकते हैं, सजेस्टेड आंसर साथ में रख सकते हैं, क्योंकि आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं, फिर आपको उन आंसर्स को याद करना है। बात खत्म। आगे बात समझ में? अब ये मत कहना कि डॉक्टर ने विंडो मैनेजमेंट में तो मैंने वर्ड टू वर्ड लिख के उतार दिया, तो उतारने वाला काम नहीं करना आपको। जहाँ पर नीड लगे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ऐड ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बता सकते हैं कितनी कंपनीज हैं? 3। कौन कौन सी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी और एसोसिएट। ये बस ये 2 कंपनीज बतानी है। और कितने मार्क्स है इसके? 6 मार्क्स है। सीधा साधा सा क्वेश्चन है, बात खत्म। आता होगा तो लिख दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं लिख पाओगे। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल? क्या मैं डिफरेंस लिखवाया है आपको इसी दिन के लिए? बताओ क्या? कि गारंटी कंपनी में जो टाइमिंग ऑफ ऑकरेंस ऑफ लायबिलिटी है वो कब मांगी जा सकती है? तो गारंटी कंपनी में ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, और उसके समय पे एनी टाइम। तो इसका आंसर भी आप देख लेना कि उन्होंने किस तरीके से, तो उन्होंने पहले क्या किया होगा, पहले गारंटी कंपनी क्या होती है वो बताया होगा, और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल क्या होती है उसमें लायबिलिटी वाला पॉइंट समझाया होगा। सी पॉइंट पे आ जाते हैं, ये रहा डिफरेंस। तो देख लीजिएगा इसको आप एक बार फटाफट से। रेफरेंस केस लॉ जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे पढ़ लीजिए। It is clear from the definition that a guarantee company that it does not raises initial working funds from the member. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where the funds can be held from other sources like endowment fees, charges वगैरह। मतलब उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, और जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होती है। इसके अलावा आप पहले पैसे नहीं मांग सकते, तो आपके पास पहले से फंड्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए। उसी केस में गारंटी कंपनी ठीक रहती है। क्या ये बात समझ में? और ऊपर उन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये ना मे बी कॉल्ड अपॉन और डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब कौन सी कंपनी? शेयर कैपिटल। और गारंटी का मेंबर्स में भी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप स्टार्ट हो, तो ये सारे कीवर्ड्स आपके में आ रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बस बात खत्म। ये जुलाई वाला पेपर था। अब आगे किस में? दिसंबर 21 में। दिसंबर 21 में AK प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो किए कितने पैसे? 36 करोड़।
हाउएवर एज पर द मेमोरेंडम जो मैक्सिमम बोरोइंग पावर्स है कंपनी की वो किसकी है 30 करोड़। क्या ऐसा ही क्वेश्चन हमारे मई 18 में आया था, बस उसमें उन्होंने 50 करोड़ लिखा था और ये नहीं बताया था कि मेमोरेंडम कुछ बताता है यानी, तो हमने अजम्पशन ली थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एज इट इज आंसर आपको लिखना। क्या ये बात समझ में आ गई? या देखो इसका आंसर समझ आता है, इसका आंसर सिमिलर आंसर है इसका। फिर हम चले उसके बाद 5th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट, बी पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल, और क्लासिफिकेशन बतानी है आपको। क्लासिफिकेशन का मतलब ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप लिख लीजिए। इसका आंसर आपको लिखना है कंपलसरी। दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5th का बी। ये यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दिया कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, और बड़े ब्रीफ में समझाया कि सब्सक्राइब का मतलब क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है, और आप सीक्वेंस में ही लिखना है इसको, ठीक है। 6th का सी पार्ट। फिर से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कि बच्चे बताएंगे मुझे कि ये एसोसिएट का क्वेश्चन है, सब्सिडरी का है, तो होगी या नहीं होगी, खुद से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने हमेशा नए डिज़ाइन किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिट्रीव वाले क्वेश्चन नहीं है जो 3 मार्क्स वाले हैं, दिमाग लगा लीजिए। क्वेश्चन किस चीज़ का है, एसोसिएट का है, सब्सिडरी का, सब्सिडरी। ये और भी अच्छी बात है। कितनी बार भी पढ़ लो कुछ नहीं पता चलेगा, लिख लो एक बार। पता चल गया? बताइए है या नहीं, बस इतना। 2 केसेस बताने हैं, शेयर होल्डिंग वाला बताइए बस, दोनों में ही है, सोच लो। सभी का यही आंसर है, बताओ। छुट्टियां बहुत करने लगे हो तुम, ये चीज़ें आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। अब 200 से ऊपर होंगी या 200 से नीचे, ये देखने वाली बात है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। आपको पता है ये जो नीट वगैरह के एग्ज़ाम देने जाते हैं 1 मिनट भी लेट हो जाए तो अंदर नहीं घुसने देते। और हाँ, अभी सोचो ना, अभी लेटेस्ट कोई एग्ज़ाम हुआ है, लेटेस्ट पानी भरा हुआ है सब जगह, बच्चे नहीं पहुंच पाए, नहीं घुसने दिए उन्होंने, बताओ किसकी गलती है? जो भी मतलब, तो ये बताओ कोई नॉनसेंस वाली बात है। तो अगर कोई बच्चा कह रहा है कि जी पानी भर गया इसलिए लेट हो गए, तो जितनी इंपॉर्टेंस आप क्लास को देंगे उतनी आप क्लास अटेंड करेंगे तभी तो पेपर में लिखेंगे। अभी क्या होता है कि 3 दिन की किसी की शादी आई तो आप चले जाएंगे क्योंकि पेपर दूर है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही तो पेपर में लिखो, पेपर को इंपॉर्टेंस देंगे, चाहे सगे भाई बहन की शादी क्यों ना हो, नहीं वो तो पेपर देना है। तो जितनी इंपॉर्टेंस आप क्लास को देंगे उतनी इंपॉर्टेंस आपको मार्कशीट देगी। क्या ये बात समझ में आई? ये देखो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, दर्द हो रहा है, तब भी देखो मैंने बोला आप आइए, तो मुझ पर एहसान करके लगातार 2 दिन से आ रहे हैं। नहीं, BC प्राइवेट लिमिटेड, ताना नहीं, मैंने बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये मुझसे पूछेंगे सर पानी भरा हुआ है मैं आऊँ या नहीं आऊँ, तो मैं क्या बोलूँगा? BC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी KL। तो एक कंपनी है यहाँ पर BC प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कौन है? तो क्या डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी किसको होल्ड कर रही है। यस, आगे। और इन दोनों ही कंपनी ने PQ लिमिटेड में शेयर होल्ड कर रखे हैं 90,000 और 70,000। तो PQ को इनसे भी नीचे बनाना पड़ेगा मुझे, और इस PQ से बोलेंगे कि भाई साहब 90,000 इन्होंने और 70,000 इन्होंने। क्या ये बात समझ में आई? ये है 90,000 और ये है 70,000। 60 है 70 है? आगे, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड इज 30 lakhs। तो हम तो शेयर्स पे ही जाएंगे,
3 लाख, क्योंकि हम शेयर्स में ही बात कर रहे हैं अभी, तो 3 लाख है टोटल। आगे क्या एक और कंपनी आ गई क्या? नहीं। एनालाइज with reference to the proven company whether PQ Limited is a subsidiary company of BC Private Limited. Answer is yes, because it is holding more than 50% of the paid up share capital along with its subsidiaries. खुद के 90,000 हैं और दूसरी कंपनी के साथ 70,000, और वो दूसरी कंपनी इसी की सब्सिडरी, तो टोटल होल्डिंग कितनी है? मोर देन 50%। तो कैसे सब्सिडरी बोलेंगे? यस। What would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000 in PQ Private and no shares are held by BC Private Limited? बताइए। तो वही वाला केस है, पिताजी के पिताजी वाला केस। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। तो इस केस में भी अगर तुम 0% शेयर होल्डिंग रखते हो इस कंपनी के अंदर, या मजाक में डिस्कस करते हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर तुम 0% शेयर होल्डिंग भी रखते हो तब भी तुम इसकी होल्डिंग कंपनी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि तुम इसकी होल्डिंग कंपनी की भी होल्डिंग कंपनी। आगे बात समझ में नहीं आई? समझ में आगे? ठीक, इसका एक बार आंसर देख लीजिएगा, हालांकि मत देखिएगा, अपने वर्ड्स में लिखना। ये आखिरी क्वेश्चन था ना? हाँ। सेक्शन बताओ फिर से सब्सिडरी का। बहुत बढ़िया, फिर से बताइए इसका क्वेश्चन। क्या आपने देखा जनरली ये डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायर्स से ही क्वेश्चन आ रहा है और इंडोर मैनेजमेंट से जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, हालांकि पूछ तो खैर कहीं से भी सकते हैं। पढ़ो फिर से, नॉन बैंकिंग है, जरा ध्यान से देखना। मैनेजिंग एजेंट भी है इसमें? कहाँ पर है? ये रहा। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर था मैनेजिंग एजेंट, है ना? ये डिफरेंस है इसमें। और डायरेक्टर भी है ना? और अमाउंट भी अलग है। वेरी गुड। लेकिन जो गड़बड़ है वो वही है कि उन्होंने क्या पास नहीं किया? रेजोल्यूशन पास नहीं किया। जो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो क्या हम अंदर जाके देखें? नो। कौन सा कंसेप्ट आ जाता है इसमें? इंडोर मैनेजमेंट। आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम कि तुम गधे नहीं हो, तुमने जो काम है वो सही तरीके से किया है। और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहते। आगे आया कोई क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। एक्सप्लेन डॉक्टर अल्ट्रा वायर्स, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। सवाल ये आता है कि हमारे टीचर ने तो कंसीक्वेंसेस पढ़ाए ही नहीं। पढ़ाए हैं? बताना जरा क्या कंसीक्वेंस है। नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग वाला केस हो गया, सीयू वाला केस हो गया, वॉइड, रेटिफिकेशन, ये चारों पॉइंट्स बताए हैं, ये कंसीक्वेंसेस में ही आते हैं। क्या बात सर? फिर भी अगर आपका मन करे तो इसका आंसर पढ़ सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, वो तो करेगा नहीं नालायक को। मई 2022 में 130 दिन और 125 दिन वाला हिसाब आ रहा है, तो उस समय अमेंडमेंट के हिसाब से कितने डेज थे? 120, और आज भी अमेंडमेंट के हिसाब से 120 ही हैं। लेकिन हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? 182। क्या मुझे आप कोई नए स्टडी मैट खोल के दे सकते हैं? नया वाला जो वैसे कलर का है, ब्लू कलर का, पता है आपको? जो नया स्टडी मैट है खोल के दे सकते हैं नेट पे? नहीं, कोई बात नहीं। जो नए सिलेबस वाला है, ब्लू कलर वाला स्टडी मैट खोल के दो। हाँ, नहीं ये वाला नहीं, स्टडी मैट ब्लू कलर का होगा। हाँ, खोलो अंदर चलो। खोलना एक बार, स्टडी मैट खोलना। सेम ही आ रहा है क्या? अलग है, सेम ही है? स्टडी मैट तो खोलो, कम से कम बातें बता रहे हो बस। ब्लू नहीं आया? वही है। और ओपीसी में जाके रेजिडेंशियल स्टेटस देखना क्या लिखा हुआ है उसमें, 182 या 120? आपको ऐसे नहीं दिखेगा, उन्होंने लिखा होगा रेजिडेंट इन इंडिया और कोने में छोटा सा स्टार बना के, और नीचे 120 लिखा हुआ है।
तो बस हमें भी आंसर आपके अटेम्प्ट में भी 120 के हिसाब से ही देना है, जैसा इंस्टीट्यूट कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। कोई बात नहीं, अगर वो 12 दिन भी लिख देंगे, हालांकि ये कितना गलत केस है 120 वाला मैं आपको बता नहीं सकता। अगर बाहर से आने वाले व्यक्ति की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तब ये 120 वाला ऑप्शन दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। तो ये अपने आप में ही बड़ा गलत है इस तरीके से लिखना। हाँ हाँ, वो भी लिखा होगा उसमें, देखो फाइनेंशियली है वो, तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर आर एक सिटीजन इन इंडिया है, मुझे फिर से वो एंड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है वो कितना है 130 डेज। उसने एस को अपॉइंट किया जो कि एक फॉरेन सिटीजन है एज नॉमिनी हुए स्टेड इन इंडिया फॉर 125 डेज। बताओ कहाँ दिक्कत कहाँ है, ये बताओ। सिटीजनशिप कहाँ करके है, फॉरेन की ड्यूरिंग प्रीसीडिंग। इज मिस्टर आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एज अ 1% कंपनी। आर के बारे में पूछा जो कि इंडियन सिटीजन है, क्या वो एलिजिबल है? यस। इफ यस कैन ही गिव नेम ऑफ मिस्टर एस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इज नॉमिनी? नो। क्यों? नेचुरल पर्सन है, रेजिडेंट इन इंडिया है, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं। ये जो 125 डेज है जुमला है, ये आपको दिखाने के लिए कि 120 से जस्टिफाई और आंसर विद रेफरेंस टू, तो घटिया वाला प्रोविजन लिख लेना आप। चलो आगे चलते हैं। नवंबर 22 हाँ मतलब जो भी फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। वाह, ये क्वेश्चन है बस 4 नंबर पे, जल्दी से पढ़िए। हालांकि जो बच्चा पूरा पढ़ रहा है वो गधा होगा, आधे पढ़ के अगर बता दे तो बात समझ में आए कि क्वेश्चन किस चीज़ का है। इंडोर मैनेजमेंट। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप इतनी बात सुन के आगे पढ़ा मत करो, प्रोविजन लिखना शुरू कर दिया करो क्वेश्चन में कि ये तो हमें तब भी लिखना है कि भाई प्रोविजन तो लिखना है। मार्क्स मुझे पता चल गए, मैं तो प्रोविजन लिखूंगा। अब बताओ तुम पूछ क्या रहे हो, अब तुम्हें आंसर लिखेंगे। ये बिल्कुल डॉक्टर की तरह है भाई साहब। डॉक्टर आएगा, आप ये बोल दो भाई साहब मेरा सर फटा है, रुको 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 पहले टेम्परेचर नापो, है ना, पहले हार्ट बीट चेक। अरे भाई यहाँ सर फटा जाके नहीं रुक जाओ। तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि जैसे हमें क्वेश्चन पता चला इंडोर मैनेजमेंट टूट पड़ेंगे आंसर पे, तभी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा बीसीआर वाले पार्ट को सॉल्व करने का। क्या ये बात समझ में आई? हालांकि फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है हमसे। अच्छा, क्रेडिट पीरियड कितने महीने का? 1 महीने। और उसे अकल कब आई होगी? कितने महीने बाद? 2 महीने। देखो जरा 2 महीने है क्या? हाँ, ड्यू टाइम वाली बात लिखी है, चेंज है क्वेश्चन में, है ना, चेंज। और वो बिलिंग काउंटर पे गया, एम्प्लॉय मिला हु कन्विंस द फार्मर। पता नहीं यहाँ से फार्मर क्यों आ गया है क्वेश्चन में, जल्दी से समझ में नहीं आया। जिसकी पहले बात, तो पहले बात किसकी बात हुई? मिस्टर आर एक मैन्युफैक्चरर था, वो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल इनकी कंपनी को, तो आर की बात हुई, ठीक है। सी एक एम्प्लॉय है। अच्छा, सी जो एम्प्लॉय है, अब तुम पूछोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो सुपरवाइजर था, वो तो एक पोस्ट को होल्ड करता था, तो पैसे उसे दे के आए तो अच्छी बात है। यहाँ पर तो एम्प्लॉय को पकड़ा के आ गए, तो क्या रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कंपनी का व्यक्ति है, बात खत्म, चपरासी क्यों ना हो। क्लियर कर दिया ये मैंने आपको कि आपको अननेसेसरी सस्पिशन नहीं पैदा करना है। यहाँ पर आर ने पे कर दिया मनी और रिसीव कर लिया नोटिस वगैरह कंपनी से। आर ने इन्फॉर्म किया कि भाई साहब पहले पैसे दे चुका हूँ। कंपनी ने फाइल किया है सूट नॉन पेमेंट के लिए। डिस्कस द फेट। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, आगे क्या होने वाला है कहानी में। अब आपको डिस्कस करना है कि इसका कंक्लूजन क्या है कि जो लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी है ऑन करंट डेट इज फिर से दिक्कत अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है या नहीं है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अ रिसिप्ट अंडर द कंपनी सील वाज नॉट इशूड बाय द सी मिस्टर आफ्टर रिसीविंग पेमेंट। ये है मजेदार बात। कोई रिसिप्ट नहीं दी गई पेमेंट की, तो क्या आपका आंसर बदल जाता? बताइए। पहला सवाल है, 5 बच्चे जवाब देंगे बस इसका। आप बताइए आंसर बदलेगा या नहीं बदलेगा, जल्दी से बताइए। ये बहुत अच्छे लेवल का जुमला है।
और सही भी हो सकता है। अगर मैं जुमला बोल दूंगा तो आप तो यही बोलोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। बताओ, क्वेश्चन यही है, क्या पढ़ रहे हो उसमें? जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसने कुछ इश्यू नहीं किया प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो क्या करें बताओ? पता नहीं, बहुत बढ़िया। आप जज हैं, आप क्या कहेंगे बताइए, कि आउटसाइडर को पनिश करें या ना करें, ये बताओ बस मुझे, या आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करें? सीधा सवाल ये बताओ। आउटसाइडर को पनिश करना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय ने इश्यू नहीं किया। अच्छा, अगर जुडिशरी में चले गए ना तुम, जुडिशरी में सत्यानाश कर दोगे तुम देश का, सत्यानाश। सही बात है, सही बात है। अरे किसी भी लेवल पे कुछ नहीं पता आपको, अब फाउंडेशन कर रहे हो, आगे जाके जीवन में क्या करोगे कि कुछ नहीं पता आगे। सही कह रहे थे आप, उसे रीजनेबल सस्पिशन हो जाना चाहिए था, बच जाएगा देश। कि जब उसे भाई साहब पैसे नहीं दे रहा तो फिर उसे सस्पिशन हो जाना चाहिए था और फिर कैटेगरी नंबर 2 में आ जाता, फॉर्जरी से पहले वाली। रीजनेबल सस्पिशन हो जाना चाहिए था, फिर उसे इंक्वायरी करनी चाहिए था और उसे सत्य का सामना करना पड़ जाता। इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नवंबर 22। क्वेश्चन नंबर है, किसी का पार्ट है ये, फर्स्ट का ही बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। 5 स्टार लगा दूं इस पे, कैडबरी ना लगा दूं? नेस्ले? ये क्या होता है? कैडबरी चॉकलेट नहीं होती? 5 स्टार की? कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आपको क्या बताना है बताओ। देखो यहाँ पर मजा आया मुझे, ये जो क्वेश्चन ने पूछा ना, मतलब हाँ, ये जो पिछली बार वाला अटेम्प्ट था, इसके वाले स्टडीमेट से हटा दिया था उन्होंने। आपके भी स्टडीमेट में नहीं था। लेटेस्ट वाली बात है, मतलब पिछले 2 अटेम्प्ट्स वाली बात है कि उन्होंने ये चीज़ ना दी है ना पूछी है, तो ये इसका आप मान सकते हैं फेयरवेल अटेम्प्ट था। तय बात समझ। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या समझाना है? लिस्टेड और फेवरेट क्वेश्चन। बताओ क्या लिखोगे इसमें? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो लिस्टेड होती है, और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती है। लेकिन कहाँ पर ये बताना है आप? किसी RSE में। क्या होता है RSE बताओ? रामपुर सीतापुर एनक्लेव। अरे रिकॉग्नाइज कहाँ पर कराना पड़ता है? लिस्टिंग कहाँ पे करानी पड़ती है? सेबी में, MCA में? MCA में, बहुत बढ़िया। कहाँ करानी पड़ती है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि आपके यहाँ पर NSE है, क्या नाम है उसका? हाँ, अब तुम बताओ। नैनीताल सीतापुर एनक्लेव, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नालायक को पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, नैनीताल सीतापुर एनक्लेव, ई से ही है दोनों में, क्योंकि उसमें भी ई था। मुझे लगता था मेरे में ही दिक्कत है, यहाँ तो एक से एक है। ये लो एक और क्वेश्चन, मिका सिंह का क्वेश्चन है, पढ़ो। माइक, सॉरी।
माइक इनकॉर्पोरेट हुआ है सिंगापुर में। अब सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन। अरे रुक जाओ नालायको, सिंगापुर कहाँ पर है बताओ? इंडिया में है ना, तो बताओ इसे इंडियन कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये है दिक्कत। अरे भारत का नक्शा है क्या नालायक? पाकिस्तान भेज दूंगा, सिंगापुर इंडिया में है। तुम्हारे हिसाब से तो बेंगलोर भी बाहर होगा। ये दिक्कत है। देखो टीचर मर गया पढ़ाते पढ़ाते, फॉरेन कंपनी क्या होती है भाई साहब, कीवर्ड्स पे ध्यान दे। अब कंपनी जेड के कीवर्ड्स में कहीं नहीं है कि सिंगापुर कहाँ है, एसएससी के सिलेबस में है या भारत के मैप के सिलेबस में होगा 8वीं 9वीं कक्षा में। भाई साहब सिंगापुर इंडिया से बाहर है, और थोड़ा इंडिया के बारे में जानकारी रखो। बाहर है। इंडिया से बाहर है, इंडिया में है? बताओ जरा। देखो भाई, हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमें ओरिएंट पीएसपीओ की तरह काम करना है, कोने कोने में हवा। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। भाई सिंगापुर बाहर है, दुबई बाहर है इंडिया से। तो इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, तो उसके हिसाब से फॉरेन कंपनी है। बस इससे ज़्यादा मेरे से नहीं सहा जाएगा। आगे चलते हैं। तुम्हें समझ नहीं सकोगे कि जब तुम पेपर देने जाते हो, तो हालांकि हम यहाँ क्लासेस ले रहे होते तो यहाँ दिल बैठा रहता है कि अभी 4 बज गए हैं, 1 घंटा बाकी बचा होगा, लग रहे होंगे तुक्का पेलने में वहाँ पे फटाफट फटाफट फटाफट। सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक एक सेकंड, एक एक समय समझ में आता है हमें। दूसरा, जब पेपर शुरू होता है तो अब हमें समझ में आता है कि बड़ा आराम से सजा सजा के लिख रहे होंगे और टाइम खराब, कुछ नहीं करना, अंधाधुंध एक्सप्रेस की तरह भागना है आपको आंसर राइटिंग में। बात खत्म। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अनेकों प्रकार के डर होते हैं टीचर को जब आप पेपर लिख रहे होते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर निकाल लें हम, जिसमें आखिरी क्वेश्चन रह गया है। हालांकि मैंने उसे डाउनलोड किया था, आईपैड में ढूंढने से अच्छा है। क्या नाम है क्वेश्चन पेपर जी? अच्छा, इसका सजेस्टेड आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक बच्चे का रिजल्ट नहीं आ जाएगा। बताओ क्यों? मैच कर लेगा ना कि जो तुम कह रहे थे वही तो लिखा है, नंबर क्यों काटे? है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़िए जरा फटाफट से। एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स कितने रुपए के? 15 करोड़। और उसके साथ साथ क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 10 करोड़। तो टोटल कितना हो गया? 25 करोड़। आफ्टर दैट टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 100 करोड़। ये क्या बात है? अभी कह रहे थे 25 करोड़, अब कह रहे हैं 100 करोड़। फिर पहले मेरा डाउट समझ आया आपको? नहीं आया समझ में? उसने किसी और को इशू किए हैं और उसका खुद का 100 करोड़ हुआ है अभी। ये है क्वेश्चन। सही जा रहे थे आप, लेकिन डाउट थोड़ा सा कंफर्म करना क्लियर रहता है। एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए हैं एक्सवाईजेड लिमिटेड को। अब एबीसी लिमिटेड का इस अलॉटमेंट के बाद जो शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ से, और इसी कंपनी को 25 करोड़ का उन्होंने दे दिया है, 15 करोड़ और 10 करोड़। अब क्या पूछा होगा उन्होंने? बताओ। एसोसिएट कंपनी पूछा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। इसका मतलब अगले अटेंड में कौन सी कंपनी नहीं आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। फिर से क्या पूछ लिया गया? कॉर्पोरेट व्हील और सरकमस्टांसेस यहाँ लिफ्ट कर दिया जाए कॉर्पोरेट। इसका मतलब अगले अटेम्प्ट में क्या नहीं आएगा? इस 6 नंबर के क्वेश्चन को वो एज इट इज आपसे नहीं पूछेंगे। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर में वो केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं या कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं। एज इट इज नहीं आएगा, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। मानना है तो बस ये आखिरी क्वेश्चन था, बस आखिरी, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। स्मॉल कंपनी में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, बताओ जरा फटाफट से। 4 करोड़ और 40 करोड़। 4 करोड़ क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल। 40 करोड़ क्या था? टर्नओवर। इनमें से कौन सी चीजें बढ़ रही हैं? कुछ भी नहीं बढ़ रही है। और कैसे स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं? यस, स्मॉल कंपनी की लिमिट है, इसके अंदर रहना है। क्या वो इसके अंदर है? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका जो सजेस्टेड आंसर आएगा मेरे हिसाब से वो 4 करोड़ के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो वो चेक करेंगे जब हमें समय मिल जाएगा कि सजेस्टेड आंसर कितना है।
अब ये हमने सारे पेपर्स को एनालाइज कर लिया है। अब आपका वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि आप इसे सही तरीके से ग्रहण करें। ठीक है, अब आप इन रिवीजन क्लासेस से अपने आप से दूरी बनाएं और रियल वर्ल्ड में आए। हाँ जी, मैं एक बार बंद कर देना भाई साहब, बंद तो कर दोगे।